सभी मित्रों को आप सबका उमंग संवाद के ई संस्करण के तृतीय में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है कि जो तीसरा उमंग ई संस्करण है यह पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण के महत्व आधारित है। तो इन विषयों पर चर्चा के लिए हमने दो बहुत ही खास मेहमान आमंत्रित किए हैं, जिनका अपने क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए नाम जाना जाता है। मुंगेली से श्री रामपाल सिंह जी, सुघ्घर मुंगेली, हरियर मुंगेली, सुघ्घर मुंगेली, एवं हमारे कबीरधाम से श्री संतराम थवाई जी, टीम हरितिमा से। आप दोनों का स्वागत है सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज है इस पे हम वृक्षारोपण के महत्व और पर्यावरण पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि पर्यावरण है सर ऐसा पहलू है हमारे जीवन का जो किसी के लिए भी अनछुआ नहीं है। हम सब कोई पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और उसका पॉजिटिव नेगेटिव हर प्रकार का इफेक्ट हमारे जीवन में पड़ता है, लेकिन हम इसको एक तरह से नेग्लेक्ट करके चलते हैं जैसे हमारे जीवन में पर्यावरण का कोई स्थान नहीं है। दैनिक जीवन में सामान्य मनुष्य पर्यावरण के संरक्षण को लेकर कुछ भी नहीं सोचता आज विशेष रूप से। तो आप दोनों से परिचर्चा का संवाद का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों तक सरल शब्द ये बात पहुंचे कि हम किस पर्यावरण के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण हमारा भविष्य है। अगर भविष्य में इसी प्रकार साफ हवा में हम सांस लेना चाहते हैं तो वृक्षों को बचाना और पर्यावरण को संरक्षित करके रखना अति महत्वपूर्ण है। तो चर्चा की शुरुआत मैं इस बात से करूंगा कि आपने जब रामपाल सर आपसे शुरू करेंगे हम। जी। आपने जब हरियर मुंगेली सुघ्घर मुंगेली का कॉन्सेप्ट सोचा तो ये सोच जो है वो कहाँ से पैदा हुई? ये आपसे पैदा हुई या आपने किसी और से चर्चा की थी इस संबंध में? जी, सबसे पहले मैं तो ये बता देना चाहूंगा कि हरियर मुंगेली सुघ्घर मुंगेली जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लाया, इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2016 से की। और हरियर मुंगेली सुघ्घर मुंगेली अभियान के पहले मैंने एक प्रायोगिक तौर पर 2015 से अपने गांव में, नजदीक मेरा गांव है बांकी करके, तो उस गांव में मैंने 10 पौधे प्रोजेक्ट के तहत लगाए। हम लोगों ने ज्यादातर ये सुना था कि पौधारोपण जिस प्रकार से शासन के द्वारा किया जाता है और अन्य लोग करते हैं, तो केवल पौधारोपण करके ही छोड़ देते हैं और बाद में उसका जो परिणाम जो आना चाहिए पौधों की वृद्धि के रूप में, ये हो नहीं पाता था। तो हम लोगों ने मन में शुरुआत में जब 2015 में विचार आया, तो मैं अपने टीम के साथ जो गांव में काम करती है ओलाहाबाद नवयुवा समिति, उसके साथ हम लोगों ने प्रोजेक्ट के तहत 10 पौधे लगाए और उसका संरक्षण करना शुरू किया। जब हमने 1 साल तक उसकी देख रेख कर उसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, तब मन में एक उत्साह जगा कि क्यों ना ये जो योजना है इसको बड़े स्तर पर किया जाए। और बड़े स्तर पर करने के लिए हमने जो हमारी टीम है स्टार्स ऑफ टुमारो वेलफेयर सोसाइटी मुंगेली, उसके साथ हमने एक मीटिंग आयोजित कर कि क्यों ना हम अन्य क्षेत्रों में बहुत सारे काम कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, क्योंकि आज के दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कोई पहलू है तो वो है पर्यावरण का संरक्षण करना। और लोगों में धीरे धीरे ही सही इस ओर अब ध्यान आने लगा है, चाहे वो सोशल मीडिया की वजह से हो, चाहे पत्राचार के माध्यम से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से हो, लोग धीरे धीरे इसके प्रति अवेयर हो रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हमारी टीम के माध्यम से हम चाहे व्यापार मेला जैसे कार्यक्रम हो या अन्य गतिविधियां तो करा ही रहे थे, तो सोचे कि क्यों ना एक ऐसा आयोजन कराए जिसका परिणाम सबको मिले। हम केवल मनोरंजन के दृष्टिकोण से व्यापार मेला करा रहे थे, मुंगेली की पहचान के दृष्टिकोण से व्यापार मेला करा रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे आसपास की स्थितियां सुधरे, छत्तीसगढ़ की स्थिति सुधरे, और इसी उद्देश्य को लेकर टीम मीटिंग हुआ और टीम मीटिंग में हम लोगों ने निर्णय लिया कि पौधारोपण अभियान की शुरुआत किया जाए। और उस शुरुआत में हम लोगों ने नाम यही रखा कि शुरुआत मुंगेली से करते हैं, और मुंगेली से शुरुआत करते हुए हम लोगों ने हरियर मुंगेली सुघ्घर मुंगेली अभियान एक टीम वर्क के रूप में
कहा जाए ये ना व्यक्तिगत मेरा अभियान रहा, ना ही किसी और का, ये पूरे टीम का अभियान है और पूरे टीम का अभियान का ही परिणाम है कि हम विगत 5 वर्षों में मुंगेली को बहुत हद तक हरा-भरा कर चुके हैं। आपके कार्य जो है वो बेहद ही प्रेरणादायी हैं। हरियर मुंगेली, सुघ्घर मुंगेली का जो अभियान है, मेरे ख्याल से आज यह राज्य स्तरीय अभियान हो चुका है और मुंगेली का एक नाम और प्रसिद्धि अगर किसी मामले में हम देखें तो आपका जो हरियर मुंगेली और सुघ्घर मुंगेली अभियान, ये आपके मुंगेली की एक प्रकार से पहचान भी बन गई है। आपने जैसा कि बताया, स्टार्स ऑफ टुमारो आपका जो ग्रुप है, उससे आप बहुत से और कार्य करते रहे हैं। विशेष ध्यान आपने जब से पर्यावरण पे दिया है, इसके बहुत सारे पड़े हैं समाज पे और आप रोपे कई पौधे जो है वो आज वृक्ष का रूप ले चुके हैं। तो मामले में आप बधाई के पात्र हैं। तो संतराम सर से मैं अनुरोध करूंगा कि टीम हरितिमा की शुरुआत इसके दिमाग पर और आपके साथी आपसे कैसे जुड़े, आप बना के किस प्रकार से काम करते हैं, संतराम सर? जी, कहानी लगभग वैसी ही है जैसा अभी रामपाल जी ने हम सबको बताया। अपने यहाँ जो शुरुआत उन्होंने किए थे, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं कॉलेज पढ़ते पढ़ते 1992 से ही हसदेव बचाओ अभियान, मेरा मूल निवास चांपा है क्योंकि वहाँ हसदेव नदी बहती है। हसदेव बचाओ अभियान नामक एक कार्यक्रम वहाँ बहुत लंबे समय तक मैं चलाया। बाद में शासकीय नौकरी के कारण कवर्धा आना हुआ और यही बसना हुआ। लेकिन काम भी ऐसा मिला कि वो पर्यावरण जल से संबंधित था, बहुत रुचि के अनुकूल। ये धीरे धीरे लोगों के बीच चर्चा करके अपनी जो गतिविधि है, अपनी रुचि है, लोगों को मैं बताता था, समझाता था गाँव में भी। लेकिन पिछले 2 सालों में यहाँ लोकल स्तर पे जब सोशल मीडिया का बहुत बोलबाला हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप बने, फेसबुक आए, इन सब के माध्यम से बहुत सारे ग्रुप बने। इसी ग्रुप में एक बार चर्चा हो रही थी, जैसे आमतौर पे सभी लोग जानते हैं, सोशल मीडिया में तो करोड़ों पेड़ लग चुके हैं। हर साल गर्मी में चिंता होती है पेड़ लगाने की, और जैसे बारिश आती है चिंता खत्म हो जाती है। हम लोगों ने ठोस चैलेंज करके 5 लोगों ने डिसाइड किया कि अब इस चिंता को धरातल पे लाना है और ये व्हाट्सएप चैटिंग, सोशल मीडिया चैटिंग, ये सब अनर्गल बातें हैं, ये टाइम पास के जरिया है। तो क्यों ना हम कोई ठोस काम करें जिसके माध्यम से हम लोगों को अच्छा एक सबक दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके, अपने नगर को संवार सके। इस उद्देश्य को लेकर सबसे पहले हम लोग आज का बीज कल का वृक्ष, यह इस नाम से अभियान की शुरुआत की। लेकिन सोचा कि ये नाम थोड़ा बड़ा है, इसमें लोगों का मतलब अट्रैक्शन नहीं आ पा रहे, लोगों को हम लोग इसमें जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग साहित्यकार भी है, लिखते भी रहते हैं, बहुत सारे शब्दों को गढ़ते भी रहते हैं। तो सोचा कि इसका नाम हरितिमा रखा जाए। हरितिमा जो हरा भरा वातावरण रहता है, आवरण रहता है धरती का, ये हरितिमा एक बहुत आकर्षक नाम लगेगा लोगों को। बहुत छोटा नाम है, बहुत लंबा चौड़ा नाम लेने की जरूरत नहीं है। एक हरितिमा के नाम से 2018 मई के महीने में हम लोगों ने शुरुआत किया। कवर्धा के खालसा स्कूल, जो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध स्कूल है, पुरानी स्कूल है यहाँ का। उस स्कूल के सामने एक हमारे मित्र हैं राकेश दोषी जी, उनके बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर एक नीम का पौधा लगा करके हम लोगों ने वहाँ शुरुआत की। 2-3 लोगों से चर्चा करते करते, जुड़ाव होते होते आज पूरे 50 लोग इस टीम से जुड़ चुके हैं। और टीम में ऐसे ऐसे जुड़े हैं जिनको आप सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे। ऐसे व्यापारी जिनके यहाँ भी काम करने वाला नौकर दुकान में नहीं आता तो उस दिन ग्राहक को सामान नहीं मिल पाता, क्योंकि बोझ कौन उठाए, बोरा कौन लाए, यहाँ सामान कौन तौले। लेकिन जब टीम में जब वो आते हैं वो लोग सुबह हमारे साथ में, वही व्यापारी एक मजदूर के रूप में धमेला में मिट्टी उठाते हैं, गड्ढा खुदाई करते हैं, सब्बल चलाते हैं, रापा गेती फावड़ा चलाते हैं। मतलब जितना जो वृक्षारोपण पौधारोपण में जो श्रम वर्क लगता है वो सब वो काम लोग करते हैं। न केवल मजदूरी करते हैं बल्कि खुद अपने जेब से, किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह है, तो इधर उधर पार्टी न करके और कहीं उत्साह उमंग न करके टीम को वो लोग अपना आर्थिक सहयोग देते हैं। कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 10,000। इस तरह से हमारा जो, जैसे अभी रामपाल जी ने गौर बताया कि केवल पौधा लगा देना हमारा कार्य नहीं है, बल्कि उसको सुरक्षित करना काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पौधा तो हमको आसानी से मिल जाता है, फॉरेस्ट, और हम लोग खुद का नर्सरी लगाए हैं इसके माध्यम से। लेकिन उसको सबसे जो
प्रमुख बात है सुरक्षित घेरा लगाना, और घेरा लगाने के साथ साथ उसको सतत निगरानी रखना। ये सब काम हम लोग, ये आर्थिक सहयोग जो मिलता है इससे हम लोग करते हैं। ट्री गार्ड खुद निर्माण करवाते हैं, और ट्री गार्ड के बाद जब पौधों में वृद्धि हो जाती है तो उसके ऊपर अतिरिक्त जाली लगाने का काम है। ये सब काम हम लोग करते हैं। 4 लाइन में अक्सर बोला करता था सभी को प्रेरणा के लिए। ये बात सभी लोग जानते हैं कि मानव जा रहा है जंगल, जानवर आ रहे शहर में, दोनों है बेचैन बहुत, विकास के अब कहर में। ये 4 लाइन शुरुआत में अक्सर जहाँ भी जाता था करता था। तो धीरे धीरे लोग हमारी टीम से जुड़ते गए, और आज बहुत अच्छा टीम, बहुत अच्छा नाम देश भर में अरितिमा का है। और हमसे प्रेरणा लेकर के मध्य प्रदेश के सिवनी जिला, वहाँ इसका मतलब वहाँ के लोग अभी ब्रांच शुरू किए हैं। छतरपुर में है, छतरपुर में भी हमारे कुछ साथी हैं, वो लोग हरितिमा के नाम से कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे, नाम में महत्वपूर्ण नहीं है कि नाम कौन क्या रख रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हमारा जो अभियान है या सबका अभियान है यह बने, और लोग वृक्षारोपण वनीकरण के प्रति आकर्षित। सर देख, मैं भी युवा हूँ, मैं भी प्रेरणा ले आप लोगों से, और हमारी प्रेरणा और युवा में हम कि जैसे महीना है, युवा ये सोचते हैं कि पूरी धरती को इस बार हम हरा करके छोड़ेंगे। जी तो वृक्ष ले सभी प्रकार ले आता हूं, उसको रोक कर देता हूं। होता है कि कुछ ही दिनों बाद उसको है या गाय है, और फिर क्या उसको तोड़ के नष्ट कर देते हैं। और जो जी वृक्षारोपण का दौर है वो फिर अगले भार की तरह आता है। तो कम मात्रा में करने का जो सोच है, ये लोगों में कहाँ से विकसित हुई कि हम कम चलाएं और उसको। हम लोगों ने जब जी सर, रामपाल। वृक्षारोपण की शुरुआत के संदर्भ में शुरुआत किया, तो जैसा कि आदरणीय भाई सर जी ने कहा कि टीम में जो सदस्य जुड़े हुए हैं, ज्यादातर हमारे गेली के टीम से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं जो अपने घरों में तो काम कहने के लिए, जैसे कि उनके घर में बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन हमारे यहाँ आकर भी वो वही काम, जैसे थवाई सर जी ने बताया कि मिट्टी उठाना, गड्ढा खोदना, और पानी डालना, खाद डालना, ये सारे काम खुद से करते हैं। तो ये सबसे पहला तो पौधारोपण जब करते हैं आप, तो समर्पण की भावना होनी चाहिए। जब तक आप समर्पण की बिल्कुल। भावना नहीं रहेगी तो वो जो पौधा है वृक्ष कभी नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यही ठाना कि भाई हमारी जो टीम है, हमारी 40 लोगों की टीम है स्टार साहब टुमारो वेलफेयर सोसाइटी की टीम। तो जब हमने इसकी शुरुआत की तो सबसे पहले यही कहा कि भाई हम अन्य गतिविधियों में तो सक्रिय रहते हैं, लेकिन अगर पौधारोपण जैसे कामों में सक्रिय होना है तो समर्पण हो, तभी आप उसमें जुड़िए, अन्यथा आपका हमारा संबंध जैसा है वैसा ही रहेगा, हम कहेंगे नहीं किसी चीज के लिए। जब हम लोगों ने शुरुआत किया तो एक चीज के लिए भी हम लोगों ने ध्यान दिया कि जैसे कि कहा जाता है कि क्वांटिटी मायने नहीं रखता, क्वालिटी मायने रखता है। तो यहाँ हमने इसी बात पे मुख्यतः हमने हमारा फोकस रहा कि भले ही कम पौधा लगाएं, लेकिन पौधे जो लगाएं वो उसका सर्वाइव रेट 100% हो, इसकी कोशिश हम लोगों ने हमारी शुरुआत से ही, हम लोगों ने जब शुरुआत किया हरियर मुंगली सुघर मुंगली अभियान का, तो अलग अलग रास्तों से शुरुआत किया, और उसमें धीरे धीरे शुरुआत में लोगों का प्रतिक्रिया, जैसे कि हमेशा आता है कोई भी अच्छा कार्य करो तो लोगों का प्रतिक्रिया जिस प्रकार से, कुछ लोगों ने कहा कि फोटोबाजी करने के लिए किया जा रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि पेड़ जब बढ़ जाएंगे तब देखेंगे, अभी तो बहुत सारा हो हल्ला कर रहे हो, सोशल मीडिया में डाल रहे हो कि आज हमारी टीम ये कर रही है, आज हमारी टीम वो कर रही है। हमारे लिए एक चुनौती भी था कि किस प्रकार से इन पौधों को बढ़ाएं, ताकि लोग जो हमको इस प्रकार की आलोचना कर रहे हैं और किसी प्रकार का व्यंग कर रहे हैं, उनको एक किया था। उन सारे आयोजनों में हम लोगों ने सदैव अपना सब कुछ दिया है। तो हम लोगों ने जब पौधारोपण अभियान शुरू किया तो उसके लिए एक पहले एक पूरा नोट शीट तैयार करके कि कैसे करना है, हम लोगों ने पौधा जब लगाया तो जिनके घर के सामने हम लोगों ने पौधा लगाया तो उन्हीं के हाथों वो पौधा रोपित कराया।
हम पौधा प्रोवाइड कराते हैं, हम ट्री गार्ड उपलब्ध कराते हैं, लेकिन पौधा उनसे ही लगवाए और साथ ही उन्हीं के किसी जीवित परिजन या मृत जो उनके पूर्वज हैं उनके नाम पर ट्री गार्ड पे बकायदा उनका ही नाम लिखकर उनकी स्मृति में और नीचे अपना स्लोगन जो हरियर मुंगेली सुघर मुंगेली है वो स्लोगन के लिए और पूरा उन्हीं पे नाम को फोकस किया ताकि ये उनका संरक्षण आपको करना है क्योंकि होता क्या है कि किसी घर के सामने अगर आप लगाओ जब तक सामने वाले व्यक्ति को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक उसका देख रेख अच्छे से नहीं होगा। बचत हम लोगों ने टीम बनाया और हफ्ते के हफ्ते मॉनिटरिंग करना उसमें पानी और खाद इन सारे चीजों के लिए टीम बनाकर कार्य किया और जिसका परिणाम रहा कि लोग धीरे धीरे जुड़ते गए और बाद में हम लोगों ने जब तीसरा साल हुआ 2018 जब आया तो 18 में शिक्षक समुदाय उस समय सिविलियन भी हुआ था शिक्षक समुदाय में तो शिक्षक समुदाय से हमको इतना सहयोग मिला जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ट्री गार्ड हमारी संस्था के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने परिणाम देखा कि वाकई ये केवल बोलने वाले नहीं है करने वाले भी हैं और आज पौधे जो हैं धीरे धीरे आकार लेने लगे हैं तो लोगों ने हमारा हौसला अफजाई किया हमसे जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। आज मुंगेली हम लोगों ने जो शुरुआत में लगाया 2016 में जो पौधा लगाया वो आज आप देखेंगे तो मुंगेली में जो हरियाली प्रदान कर रही है देखते ही बनती है और उसके गाँव में जाकर अगर देखो तो वो सुकून मिलता है वो आप बता नहीं सकते। कहते हैं वेदों में शास्त्रों में कहा गया है कि एक पौधा लगाना 10 यज्ञों के बराबर होता है लेकिन मैं दिल से कहूंगा कि उससे कहीं बढ़ के खुशी मिलती है उन पौधों को देखकर राहगीरों को उनके छाया तले सुस्ताते देखकर जानवरों को बैठे देखकर तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक मन को सुकून मिलता है कि कुछ तो अच्छा किया है जिसका प्रतिफल हमको मिल रहा है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी संस्था के द्वारा मुंगेली व्यापार मेला बड़ा एक आयोजन होता है लेकिन उसको करने के बाद जितनी तसल्ली मिलती है उससे कई गुना ज्यादा तसल्ली कई गुना ज्यादा प्रसिद्धि कहूं कि पूर्व में हमारे जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी उन्होंने अपने बड़े मंच के माध्यम से भी हमारे कार्यों की सराहना की तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे पर्यावरण से जुड़े कामों को करने के बाद आपकी प्रशंसा भी बढ़ती है और मन से संतुष्टि भी मिलती है और जैसे कि हवाई सर जी ने आदरणीय जी ने बताया कि मध्य प्रदेश और आसपास भी लोग प्रेरित हो रहे हैं और नाम रख रहे हैं तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि नाम रखना महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर आपसे प्रेरित हो रहे हैं आप प्रेरित हुए बगैर आपके संदेशों के माध्यम से भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं ये बहुत उपयोगी है और ऐसा होना भी चाहिए और यही उद्देश्य है हमारी संस्था का। हेलो जी सर हाँ थवाई सर आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ कुछ तकनीकी कारणों से लगता है मूव हो गए हैं तो आप अपनी बात रखें सर कि कैसे हमने कम वृक्ष से जो शुरुआत है उसके बारे में सोचा और उसको सफलता तक ले गए। जी हम लोगों का लक्ष्य था शुरुआत में 2018 में कि हर साल हम लोग 200 पौधा लगाएंगे 200 पौधा जी लगा करके इसी तरीके से उसको हम लोग जीवित रखेंगे बचाएंगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब लोगों का जुड़ाव देखा मित्रों का जुड़ाव देखा 10 से 20 हुए 20 से 30 हुए तो फिर हम लोगों ने 200 की संख्या को फिर 500 कर दिया। साल में 500 पौधारोपण का एक लक्ष्य था हमारा और उस पौधारोपण जहाँ भी जितने कवर्धा शहर जो है बहुत नए नए कॉलोनी बस रहे हैं बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया 5 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे और सारे पहले खेत थे खेतों में पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं थे पूरा बंजर वीरान। अब कॉलोनी तो घर बन गए हैं बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हैं लेकिन एक भी पौधा ना होने के कारण जिस तरह एक स्त्री का गहना उसका आभूषण होता है इसी तरह धरती का गहना एक पेड़ पौधा और हरियाली होता है। हम लोगों ने ये सब लोगों के बीच में लोगों के मन में घुसा घुसा करके ये बात जो है कि आप इतना अच्छा मकान बनाया है तो कम से कम एक पौधा तो लगाइए आपके मकान का सौंदर्यीकरण हो जाएगा मकान बहुत अच्छा लगेगा छांव मिलने लगेगा। इस तरह की बातें कर करके लोगों को प्रेरित किए थे लोग अब ऐसा हो गया है कि
खुद ही फ़ोन कर करके या खुद ही हमसे संपर्क करके टीम के मेंबरों से संपर्क करके आमंत्रित करते हैं कि हमारे घर के सामने बिल्कुल वीरान है, उजाड़। इस तरह जो है हम लोग अपने, हमारे साथी है, कुछ पौधा लगाने के बाद उसको पानी सिंचाई का काम, निंदाई गुड़ाई का काम, खाद मिट्टी डालने का काम समय समय पर, ये डेली का रूटीन है। एक चार्ट बना हुआ है हमारा कि आज एक हफ्ता पिछले जो पौधा लगाए थे उस पिछले पौधे को आज देखना है। इस तरह हम लोग रोटेशन में, जिस जिस मोहल्ले में, जिस गली में हम लोग पौधा लगाए हुए हैं वहाँ रोटेशन पे जाते हैं और पौधों की देखभाल हम लोग अपनी समझ के अनुसार अपने स्तर पे हम लोग करते हैं। कुछ कुछ तकनीकी जानकारी भी अन्य विभागों से मिलते रहता है। डीएफओ सर है यहाँ, बहुत अच्छे सहयोगी हैं हमारे टीम के लिए। उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमको प्रदान की है। उस जानकारी का उपयोग हम लोग अपने अभियान में कर रहे हैं। इस तरह आज जून 2020 में के पहले तक लगभग यहाँ 2500 पौधे यहाँ लगाए जा चुके हैं हमारे टीम के द्वारा। सभी पौधों का रिकॉर्ड है हमारे पास, किसके घर के सामने लगा है, कब लगा है, किस दिनांक को लगा है, किनके द्वारा लगाया गया है, ये सारा रिकॉर्ड हम लोग अपने पास में रखे हुए हैं।
सर नमस्कार। हाँ, आ रही है क्षमा आवाज। क्षमा करें मित्रों, बहुत ही तकनीकी दिक्कतें हैं। जियो बहुत साथ देता है लेकिन कभी कभी ऐसे समय पे साथ छोड़ देता है कि क्या कहें। इतनी हमारी सुंदर बातचीत हो रही थी, बहुत कुछ हम अ, बात कर चुके थे। इस बीच बीच में इंटरप्शन आ गया, इसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन अभी नेटवर्क स्थायी हो चुका है और अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर, जैसा कि हम वृक्षारोपण के बारे में ही बात कर रहे थे, तो आप वृक्षों का चयन किस प्रकार से करते हैं? रामपाल जी, सर। हम लोग हाँ सर, ठीक है सर। भाई हम लोग जो है, सबसे पहले तो कई लोगों की रुचि होती है, जिन जी लोग थोड़ा बहुत जानकार होते हैं पौधे के बारे में, कि कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं तो वो चाहते हैं कि कुछ पारिजात का फूल लगे, कोई चाहते हैं चांदनी का फूल लगे, कोई गुड़हल का फूल लगे, अपनी अपनी रुचि अनुसार। तो इस तरह का पौधा हम लोग लगाते हैं, उनके यहाँ चयन करते हैं। कई हम लोग खुद सजेस्ट करते हैं लोगों को कि भाई ये पौधा लगाइए, जैसे करंज हो गया, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जी सर। तो कभी कभी हम लोग को लगता है कि यहाँ इस मोहल्ले में या पर्याप्त जगह है तो यहाँ कुछ विशेष प्रजाति के पौधे लगाए जाएं। जैसे मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग में जल्दी बड़े होने वाले वृक्ष जो होते हैं, आपका गुलमोहर वगैरह, ये 1 साल 2 साल में बहुत अच्छा छाया प्रदान करने लगता है। तो इस तरह के पौधे वहाँ लगाएं ताकि राहगीरों को भी वहाँ सुविधा मिले, चिड़ियों को भी सहारा मिले। और जैसा घर है, जैसा मोहल्ला है, सकरा गली है, तो वहाँ कम ऊंचाई वाले जो पौधे हैं, अमलतास वगैरह है, इसको लगाया जा सकता है। पर्याप्त जगह है, वहाँ पे अर्जुन लगाते हैं, और तालाब वगैरह है किनारे, बरगद पीपल लगाइए, नीम लगाते हैं। इस तरह के लोगों की जहाँ जो स्थान उपलब्ध है या लोगों की रुचि है, उसके अनुसार हम लोग चयन करते हैं। आजकल अभी हमारा कदम पे ज़्यादा जोर है। कदम बहुत अच्छा एक पौधा है, वृक्ष बनता है बाद में 2 साल में। वो भी भगवान कृष्ण को प्रिय था ये पौधा। कदम के बारे में सभी जानते हैं। तो यह पौधा अभी हम लोग, कदम है, बादाम है, ये पौधा हम लोग अभी ज़्यादा मात्रा में हम लोग लगा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, इसमें पतझड़ भी कम आते हैं अन्य वृक्षों की अपेक्षा, देखने में भी सुंदर लगता है। तो इस तरह हमारा एक चयन की जो करने की एक प्रक्रिया है। जी रामपाल सर। सर ने बिल्कुल सही कहा। वो पौधों का मुख्यतः जगहों के आधार पर निर्धारित होती है। अगर हमको लगता है कि बिजली का तार ऊपर से गुजरा हुआ नहीं, वहां पर पर्याप्त स्पेस है, तो बड़े पौधे भी लगाते हैं हम। जैसे कि मुख्यतः हम छायादार पौधे, शहरों के अंदर ऐसे पौधों को लगाया जा रहा है जो छायादार हो। और फेंसिंग युक्त स्थान जहां पर हम लोग पौधा रोपण करते हैं, वहां पर फलदार पौधे, आम है, जामुन है, अमरूद है, इस प्रकार के भी पौधे लगाते हैं। और औषधि युक्त पौधे है, और आंवले के साथ नीम है, ऐसे पौधों का रोपण करते हैं। और सर ने जैसा कि कहा कि कदम, तो आजकल विगत 2 से 3 वर्षों में कदम का जोर चारों तरफ इतना ज्यादा हो गया है कि हमारे आसपास जो लोग भी हैं, जो प्रेरित होते हैं और कहते हैं कि पौधारोपण करना है, तो पौधों की अगर मांग भी करते हैं तो उनका एक ही मांग रहता है कि सर आप लोगों से कदम का पौधा मिल जाएगा क्या। तो मुख्य वजह ये है कि कदम 2 साल में ही तैयार होता है और बड़ा रूप धारण कर लेता है। इस वजह से लोगों का कदम के प्रति रुझान ज्यादा है। हालांकि कदम जो है, अगर हम जैसे पुराने में लोगों को देखें जिन्होंने जो वृक्षारोपण, तो मुख्यतः करंज है, नीम है, अर्जुन है, पीपल है, इमली है, ऐसे पौधे जिनका जीवन काल लंबा हो, ऐसे आते थे। और साथ ही वो पौधे जो वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। एक चीज का ध्यान ये भी रखना होता है, किनारे ज्यादातर अगर कदम जैसे पौधा लगाते हैं तो वो आंधी तूफान जैसे मौसमों में थोड़ा सा कमजोर होता है कहीं ना कहीं। तो का भी थोड़ा सा जगह को देख करके लगाया जाता है। हालांकि हम लोगों के द्वारा भी कदम का पौधा ज्यादातर लगाया जा रहा है। अगर पौधे हम एक दिन में अगर 25 पौधे लगा रहे हैं, तो लगभग 8 से 10 पौधे कदम की लगाते हैं। जी सर, आजकल की पीढ़ी का तो मैं नहीं कहता, लेकिन हमारे दादा परदादा के ज़माने में ये होता था कि हर कोई चाहते थे
कि उनके नाम से या उनका लगाया जो वृक्ष है वो एक गांव में कहीं पे रहे। तो अभी भी जितने हमारे गांव में तालाब के किनारे या नदी के किनारे बड़े दरख्त हैं, दरख्त जिनकी आयु 100 साल 200 साल है, जो फलदार भी हैं और छायादार भी हैं, जहां चिड़िया अपना घोंसला बना सके, उसको वहां खाना मिल जाए, इस प्रकार के वृक्षों का ही चयन वो लोग करते थे। और मेरे विचार से जो अभी कदम आया है, ये कदम एक समय विलुप्ति के कगार पे था और वैज्ञानिकों में कुछ जैविक परिवर्तन करके इसको ऐसा जल्दी ग्रोथ वाला कदम का पौधा बनाया है। क्योंकि अभी मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन मुझे अपने जीवन काल में ही ये याद है कि एक समय कदम का पौधा आसपास होता ही नहीं था। विलुप्त हम हो रहा था लगभग। पढ़ते भी थे कि कदम का पौधा जो है वो विलुप्त हो गया है। जी। तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि वो पौधे लग रहे हैं, तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, छाया भी दे रहे हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज भी जो है फलदार पौधों का महत्व कम नहीं हुआ है। और मेरा सवाल इसी पे है सर कि हम देख रहे हैं जिन गांवों पे अमराई होती थी, आम के बड़े बड़े बगीचे होते थे, आज आम के बगीचे जो हैं एकदम से विलुप्ति के कगार पर हैं, जैसा कदम के बारे में हम पहले बोलते थे। तो मैं आप दोनों उस समय जी सर, प्रश्न नहीं आया क्या समझ में? आवाज नहीं आई? थोड़ा थोड़ा आवाज साइलेंट हो नहीं आ गया पाई था, थी। अब आ रही अच्छा है। सर, मैं आम के पौधों के बारे में बोल रहा था। जैसे आम के बगीचे एक समय सामयिक थे, क्या वह जी। अब समसामयिक नहीं रह गए हैं? जो उन पर आज लोग ध्यान नहीं देते कि जो आम के बगीचे हैं उनको पुनर्स्थापित किया जाए। क्योंकि अधिकांश गांवों में, जैसा कि मैं पिपरिया के बारे में बात करूं, पिपरिया एक समय अपने आम के बगीचों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। हम लोग गर्मी के दिनों में पूरे दिन भर बगीचे में डेरा डाले डाले रहते थे, नदी चलते रहती थी, आम खाते थे, आम तोड़ते थे। लेकिन आज वो परिवेश नहीं है। जहाँ पे आम के बगीचे होते थे वहां बमुश्किल एक आध आम का पौधा मिलेगा। तो आम के वृक्षों के बारे में भी आप बताएं अपने अनुभव, अपनी कुछ कहानियां हो, बचपन से जुड़ी यादें हो आम के संबंध में कुछ, क्योंकि आम बहुत जी, समसामयिक है। हमारे एक चांपा में एक हमारे गुरु जी थे, जी पंडित कोमल प्रसाद पांडे जी, अभी स्वर्गवास हो गया उनका। हमारे बहुत अच्छे फैमिली मेंबर भी थे, चाचा बोलते थे हम लोग, हमारे मोहल्ले के ही थे। वो पढ़ाते कम थे, पौधारोपण ज्यादा कराते थे। तब हम लोग उन पर बहुत गुस्सा करते थे कि पढ़ाई छोड़ करके हमको नदी के किनारे ले जाते हैं, क्योंकि हमारा हसदेव नदी के किनारे स्कूल था। जी नदी किनारे ले जाते हैं, पेड़ पौधे के बारे में बताते हैं, स्कूलों में गड्ढा खुदाई करवाते हैं, पौधा लगवाते हैं। हम लोग बहुत चिढ़ते थे। तो धीरे धीरे वो पकड़ पकड़ के, क्योंकि बच्चों का एक अनुशासन होता है, डर होता है बच्चों के मन में, और टीचरों का डर, तो वो सब डर हमारे मन में भी था कि टीचर हमको डांटेंगे मारेंगे। तो अनमने ढंग से हम लोग उनके साथ जाते थे। एक बार जंगल में, जैसा आपने कहा कि अमराई के बारे में, हमारे यहाँ भी एक बहुत अच्छा अमराई है, बहुत पुराना, लगभग 200-300 साल हो गया होगा। विभिन्न तरह के वहाँ आम पाए जाते हैं आज भी। हम लोगों को वहाँ ले जा करके उन्होंने संक्षिप्त कहानी सुनाई। बोलिए, 80 साल का एक वृद्ध जो है, एक आम का पौधा अपने पोते को लेकर के लगा रहे हैं। पोता बोलता है कि दादाजी, आप तो 2-4 सालों में मरणासन हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है, ज्यादा आपकी आयु नहीं है, फिर भी ये आम का पौधा क्यों लगा रहे हैं, फल कौन खाएगा? तो दादा बताते हैं कि बेटा, आज जो मैं फल खा रहा हूँ, ये हमारे किसी पूर्वज ने, हमारे दादा परदादा ने लगाया था, तब आज मैं उस फल को खा पा रहा हूँ। आज जो मैं लगा रहा हूँ वो कल तुम और तुम्हारे बच्चे खा पाएंगे। तो इस तरह से जो है, एक मैसेज या एक संदेश बोला जाए, समाज में सतत एक प्रक्रिया है, इस तरह से संदेश जाता है। जो इस बात को गहराई से समझते हैं, जैसा हम लोग उस संक्षिप्त कहानी को हम लोग समझे कि हमारे जो शिक्षक हैं हमको पढ़ाई के अलावा ये पर्यावरण, पेड़ पौधा से भी जोड़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो कारण होगा। वो कहानी हमारे मन में बहुत घर कर गया, और हम लोगों ने उसी समय से निश्चय किया, जीवन में जहाँ भी रहेंगे हम लोग कहीं न कहीं पौधा लगाएंगे। हम लोग केवल ऐसा नहीं कि नर्सरी से ही ला के पौधा लगा देते हैं, हम लोग जो भी फल खाते हैं, चाहे जामुन हो चाहे आम हो, एक परिवार जो है साल में कम से कम 4 किलो 5 किलो आम तो सीजन में खाता ही है, कम से कम। कई लोग ज्यादा भी खाते हैं। इसी तरह जामुन भी 1-2 किलो खाते हैं।
बेल दो चार खाते ही हैं। तो जिसके जिसके बीज हमको प्राप्त होते हैं फल से, उन बीजों को हम लोग बीच में व्हाट्सएप में सोशल मीडिया में भी बहुत चला था कि बीज को आप इकट्ठा कर ले। तो इकट्ठा करके आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र में जा रहे हैं, जंगल क्षेत्र में जा रहे हैं घूमने के लिए, आमतौर पे सब लोग जाते ही हैं कहीं न कहीं घूमने के लिए। वो बीज आप पॉलीथीन में अपने साथ रखिए और उसको इधर-उधर आप बिखेरते चले जाइए। यथासंभव यदि आपके पास पर्याप्त समय हो तो खाली बिखेरिए मत, बल्कि उसके ऊपर मिट्टी डालिए या थोड़ा बहुत गड्ढा डाल के उस बीज को दफनाइए, ताकि उसमें पौधों का अंकुरण जो है बहुत जल्दी से हो। तो हम लोग इस तरह से हम लोग करते हैं। हर साल हमारे यहाँ 100-200 बेल का पौधा, आंवला का पौधा, आम का पौधा हम लोग तैयार करते हैं। उसको नर्सरी में भी हम लोग दे देते हैं, लोगों को भी दे देते हैं, जिनको भी ज़रूरत होती है। कई लोग मांगते हैं हमारे अभियान के अलावा भी कि खेत में लगाना है, तो ठीक है भैया ले जाओ, यदि आप कोई कारणवश नहीं कर पा रहे तो हमसे ले जाओ। लेकिन पेड़ तो उगे। मतलब एक शेर है बहुत अच्छा कि हरा शजर न सही खुश्क घास रहने दी, जमी के जिस पर कुछ तो लिबास रहने दी। ये 2 लाइन का शेर बहुत महत्वपूर्ण हम लोग मानते हैं कि कुछ भी नहीं है तो कम से कम कुछ तो वहाँ उगे। कहीं भी हरियाली दिखे, कहीं भी पेड़ पौधा दिखे, कहीं भी जीव जंतु को आश्रय मिले, सूक्ष्म से सूक्ष्म। कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य को ही छाया मिले, जरूरी नहीं है कि गाय को ही छाया मिले। ऐसे बहुत सारे है, जीव हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, छोटी छोटी चिड़िया हैं, जिनको गर्मी के दिनों में खास करके कहीं छांव नहीं मिलता। ऐसे लोगों को वहाँ थोड़ा सा भी सहारा मिल जाता है तो हमारे मन को बहुत सुकून मिलता है, आत्मिक शांति मिलती है। जी। सर, अमराई के बारे में तो लगभग सर ने बता दिया। आपके लिए एक और प्रश्न है। मैं देखा हूँ कि वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण जो है जल संरक्षण के बिना एक तरह से अधूरा है। और रामपाल जी सर को मैं देखते रहता हूँ, वो जल संरक्षण की दिशा में भी बहुत सा काम करते हैं और कई नवाचार भी करते हैं। उनमें से उनके घर के पास एक कुआं है जिसमें से बरसाती पानी को वो इकट्ठा करते हैं। एक तरह से वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाए हैं जिससे वाटर लेवल जो है वो रिचार्ज हो जाता है। और जैसा कि वाटर लेवल अगर रिचार्ज हो गया तो वृक्षारोपण और वृक्षों की वृद्धि के लिए वो बहुत काम आता है। तो सर, आप ये सब नए आइडियाज कैसे सोचते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं? आपने जैसे कहा सर जी, बहुत पहले एक बात और आपने कही कि पूर्वज जो पौधे लगाए रहते हैं उनको जी देख करके मन में ख्याल आता है। और पौधारोपण की जो शुरुआत मन में आया वो वहीं से एक बीज की उत्पत्ति जो होती है, जिज्ञासा कि भाई हमारे पूर्वज बहुत पहले लगाया है, कि इन्होंने लगाया है बरगद का पौधा, इन्होंने लगाया है पीपल का पौधा। लेकिन हमने ये महसूस किया कि धीरे धीरे पौधे के प्रति लोगों का जिज्ञासाएं जो है और जो एक प्रकार से कहा जाए पेड़ लगाने के प्रति जो समर्पण है वो कम होते जा रहा है। तो हमारे मन में एक ख्याल जी आया। दूसरा आपने कहा कि आइडिया के बारे में कहाँ से आते हैं विचार। तो मेरा जो गांव है बाकी, यहाँ आज से 10 से 12 साल पहले ट्यूबवेल और नलकूप जो होते थे उस अपने आप 12 महीने पानी निकाला करते थे, 12 महीने पानी। और मन में ये ख्याल आता था कि अगर ऐसे पानी चलते रहता था तो वो हम लोगों ने देखा है कि ट्यूबवेल अगर खुदाई हो रहा है तो उसमें कनेक्शन की आवश्यकता होती थी और न ही किसी प्रकार का पंप लगाने की आवश्यकता होती थी। 24 घंटे पानी बहते रहता था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा होते गया कि अपने आप निकलना तो दूर, 200-300 फीट की गहराई की खुदाई के उपरांत भी पानी नहीं आ पाता था। तो क्या है कि जब पहले हो सकता था अब क्यों ये संभव नहीं है। हम लोगों में जैसे कि मैं बताया कि 2015 से जब हमने शुरुआत किया तो अपने जितने भी मेंबर हैं उन मेंबरों को भी कि क्यों ना बरसाती पानी को रोका जाए किसी भी तरीके से। तो हमारे बड़े भैया जो थे पूर्व में जनपद के उपाध्यक्ष रहे लंबे दौर तक, तो उनको भी बोल करके गांव में नदियों में 3 जगह स्टॉप डैम बनवाया गया। नदियों के पानी को जैसे भी रोक करके खेतों में ले जाने का प्रयास किया गया। ट्यूबवेल का कम उपयोग हो इस पर फोकस किया गया। जितने भी अनुपयोगी कुएं थे उन कुओं में बारिश का जितना पानी हो उनको एकत्रित करने का प्रयास किया गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज दूसरा साल, विगत वर्ष कम समय के लिए हुआ था और इस वर्ष जैसे मैं 12 से 15 साल पहले की कहानी बता रहा हूं, आज
फिर एक बार नलकूप और ट्यूबवेल वापस वैसे रिचार्ज हो गए हैं और 24 घंटे अनवरत पानी बह रहा है, जिसको एकत्रित करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। हमने प्रशासन का भी ध्यान खींचा है, मीडिया के लोगों को कर ले गए थे कि भाई किसी प्रकार से और इस पानी का उपयोग ताकि बड़े स्तर पर एनीकेट बना करके या किसी भी तरीके से किया जाए, ताकि जो भूजल स्तर इस प्रकार से बढ़ा है उन पानी को रोका जा सके। तो मन में विचार इन्हीं चीजों से जो हमारे पूर्वज हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया जो आ गया है, जैसे कि आज हमारा जो संवाद हो रहा है एक फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज के माध्यम से, तो ये एक सोशल मीडिया जो है एक बहुत ही अच्छा माध्यम बना है एक दूसरे से जानने के लिए, एक दूसरे के प्रति सोच को बदलने के लिए और सीखने के लिए। और आप जैसे प्रबुद्ध लोग ही हैं जिनकी वजह से हम ये सब चीज सीख पा रहे हैं और इन चीजों को इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। जी सर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम एक माध्यम बने हैं कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो प्रेरणादायक कहानियां हैं वो लोगों तक रख पाएं। हम केवल ये कोशिश कर रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो जीवन के सभी आयामों से जुड़ी रहे, क्योंकि हमारे जीवन में एक मोबाइल और एक सोशल मीडिया ही नहीं है, उसको छोड़ के बहुत सी चीजें हैं जिनका ना होना हमारे जीवन के ना होने के बराबर है। क्योंकि मैं मोबाइल तो खा नहीं सकता, मोबाइल से ऑक्सीजन निकलने वाला नहीं है, भविष्य में मोबाइल से ऑक्सीजन निकले और उससे सांस लेके मैं जिंदा रहूं। आजकल हम इंटरनेट पे ऐसे बहुत सी तस्वीरें देखते हैं। एक पिक्चर भी बना है इस पे, शॉर्ट फिल्म नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कार्बन, जिसमें होता क्या है कि हमने देखा है उस पिक्चर में कि एक समय ऐसा आएगा, वो भविष्य का पिक्चर है, भविष्य की फिल्म है, एक समय ऐसा आएगा जब ऑक्सीजन की तस्करी होने लगेगी। ऑक्सीजन की तस्करी होने लगेगी तो ये लेवल ना आए, कम से कम ऑक्सीजन की तस्करी हो या हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन ना बचे या किसी कृत्रिम रूप से हम ऑक्सीजन उत्पन्न करें, तो ये स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके लिए उनको ये जानना होगा कि वृक्ष जो आज ये लोग लगा रहे हैं, हरियर मुंगेली टीम लगा रही है, हरितिमा टीम लगा रही है, या टीम उमंग के साथी प्रयास कर रहे हैं, या हमारी ही तरह बहुत सी ऐसी समितियां हैं जिनकी कहीं ना कहीं प्रेरणा है कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। तो ये हमारी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो सर एक और बात उठता है, जैसा आप अभी बताए कि इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत से नलकूप जो हैं वो स्वतः रूप से संचालित हो रहे हैं। तो मैं भी जब स्कूल जाता हूं तो देखता हूं हमारे इधर छाटा गांव पड़ता है, छाटा से लेके कोको, बानो, आछी, इवन पथर्रा तक और जोगीपुर तक के सारे नलकूप जो हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं अभी। और कुछ तो ऐसे हैं उसमें से जो पिछले विगत 2 वर्ष से ये प्रक्रिया जो है अनवरत चालू है। तो सर इसमें दिक्कत एक मेरे को ये लगती है कि आज जो हमने पंपों का अंधाधुंध उपयोग करना शुरू कर दिया है, जो हैंड पंप है या नल कूप है उनको छोड़कर मोटर पंप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, या कहें कि हम मशीनी शक्ति को उपयोग कर रहे हैं प्रकृति के विरुद्ध। जी जी सर, इसके लिए बहुत छोटी कहानी मैं आपको बताता हूँ। आप जो नलकूप पंप के बारे में बोले हैं जी, एक बचपन में हम लोग पढ़ते थे कहानी, प्यासे कौवे की कहानी। वो प्यास से भटकते रहता है, दूर दूर उड़ते रहता है, उसको कहीं तालाब नदी नहीं दिखाई देता। तो बहुत दूर थकने के बाद एक मिलता है उसको एक मटका, अंदर जाके झांक के देखता है तो थोड़ा सा पानी रहता है। उस पानी को पीने के लिए देखता है कि चोंच में उसका संभव नहीं है मटके के अंदर जाना। वो आसपास में छोटा सा कंकड़ पत्थर ला ला के मटके के ऊपर डालता है, और जैसे पानी आता है, आमतौर पे देखेंगे 1 गिलास आधा गिलास पानी आप हाथ डालेंगे, उंगली डालेंगे तो पानी ऊपर आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह बुद्धिमान कौवे की कहानी के रूप में बहुत प्रचलित था। स्कूलों में भी, प्राइमरी स्कूल में हमारे चित्र बना के रखते थे गुरुजी लोग। हम लोग उसको पर्यावरण कार्यकर्ता लोग अपने तरीके से बताते हैं कि धीरे धीरे व्यापक जो है औद्योगिकरण, आवास निर्माण, जनसंख्या में वृद्धि, ये सब के कारण पानी का बहुत ज्यादा दोहन होने लगा। तो ये जो हमारा जल स्तर जो है ये धरती के नीचे जाने लगा। पहले 50 फीट 40 फीट या 10 फीट में भी मिल जाता था पानी, वो आज 300-400 फीट में भी पानी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग अब कौवा बन गए हैं। कंकड़ पत्थर हमारा हो गया है बोरिंग का पाइप, नलकूप का पाइप। हम लोग उसको 250 खुदाई किए हैं, थोड़ा और डाल दो, 300 कर दो, 400 कर दो करके हम लोग कौवा बन के हम लोग उस पानी को हम लोग ऊपर ला रहे हैं नलकूप के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से। तो ये हम लोग
कौवे को उस समय समझदारी की कहानी हम लोग पढ़े थे, अपनी प्यास बुझा के उड़ गया। हम लोग तो कौवा नहीं, हम लोग मनुष्य हैं, हमारा परिवार यहाँ है, हमारा जीवन यहाँ है, हमारी संपत्ति यहाँ है। हम लोग कौवे की तरह उड़ करके हम लोग कहीं नहीं जा सकते। हम लोग को यही रहना है जहाँ हम लोग रह रहे हैं। तो हमको कौवे की तरह समझदारी अपना अपना करके, जैसा अभी रामपाल जी जैसे बता रहे थे, कि जल संरक्षण का हम लोग को महत्व देना पड़ेगा। जल संरक्षण के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी तकनीकी बातें। मैं वाटरशेड मैनेजमेंट में भी काम किया हूँ। पर्यावरण क्षेत्र में तो मेरा 20-25 सालों का अनुभव है, इसलिए बहुत ज़्यादा तकनीकी बात मैं आपको बता सकता हूँ इसमें। तो बहुत सारे आयाम हैं जल संरक्षण के। सबसे सरल जो आयाम है वो है वृक्षारोपण जो है। ये मिट्टी को बांध के रखता है, इसका जड़ जो है, ये पानी जो पीने योग्य नहीं रहता, जो बारिश का पानी बरसता है, उसको मीठे जल के रूप में परिवर्तित करता है। वृक्ष का जो जड़ है औषधि गुणों से भरपूर होता है, अंदर जो जमीन होता है, ये पानी को जो है मीठे जल के रूप में परिवर्तित करता है। मीठे जल के भी बहुत सारे प्रकार है, इस सब बातों में हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन वृक्षारोपण जो है, एक केवल वृक्षारोपण कर देने से पर्यावरण के, मेरे को लगता है कि बहुत सारे आयाम को हम लोग पूरा करते हैं। चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे धूल प्रदूषण हो, चाहे तापमान में वृद्धि हो, इन सभी को हम लोग एक वृक्षारोपण के माध्यम से, सघन वृक्षारोपण के माध्यम से हम लोग दूर कर सकते हैं। एक बड़ा वृक्ष के बारे में बताया जाता है कि लगभग अपने जीवन काल में साल में एक बार 2.5 किलो के लगभग धूल सोखता है। मतलब उसके पत्ते जो हैं 2.5 किलो धूल वो खाता है साल भर में। वो हमको पानी देता है, ठंडकता प्रदान करता है। आप कहीं घने वृक्षों वाले वृक्ष, वीथिका बोलते हैं, पार्क एवेन्यू के नाम से अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। वीथिका आजकल शब्द खत्म हो गया चलन में। तो कहीं आप ट्री एवेन्यू के एक इलाके में जा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपको बूंद बूंद टपकते नजर आएगा गर्मी के दिनों में। ये क्या है? बारिश नहीं हो रही है, ये उसी का है। जड़ के माध्यम से पानी को वो ऊपर अपने पत्ते के द्वारा ला करके वायुमंडल में जो है एक वृक्ष जो है छोड़ता है। तो इस तरीके से जो है तापमान नियंत्रित करता है। चैतुरगढ़ आप जाएंगे, कोरबा कटघोरा रास्ते में है, रतनपुर से आगे पाली पाली ब्लॉक में चैतुरगढ़ में करंज का जंगल है। तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। गर्मी में भी आप जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ 2-4 डिग्री आपको दूसरे इलाके की अपेक्षा आपको कम मिलेगा। ये सब वही है कि जैसा अभी बता रहे थे रामपाल जी कि करंज वगैरह जो है, अर्जुन है, पीपल है, ये सब 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले जो पौधे हैं, बहुत सारे पौधे, इन पौधों को हम लोग लगाएं तो निश्चित तौर पे ये जो हमारा जल स्रोत का जो हमारा ये अभियान है, इसके साथ ही साथ पूरा हो जाता है। एक और उदाहरण देखता हूँ ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के बारे में, वृक्षारोपण का क्या योगदान है। आप नौकरी में जाते हैं कहीं दूसरी जगह, मकान किराए लेते हैं। नए मकान अब जैसे जाते हैं वहाँ देखते हैं, मकान मालिक से पूछते हैं, अंदर कमरे में घुसते हैं, कोई भी वहाँ सामान नहीं रहता। जब बात करेंगे तो कमरा जो है गूंजता है। गूंजता क्यों है? क्योंकि वहाँ कुछ भी सामान नहीं है, न टेबल कुर्सी है, न पलंग है, न कोई फोटो फ्रेम है, न कोई आपका कोई भी सामान है। जैसे आप मकान में एंट्री करते हैं, आप अपना सारा सामान उसमें रखते हैं और वही बातचीत आप करेंगे तो आपका गूंजना बंद हो जाता है। वृक्षारोपण यदि किसी इलाके में अधिक से अधिक होगा तो ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम करता है। आप अक्सर बड़े बड़े बिल्डिंग में, बड़े हॉस्पिटल में, बड़े यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे किनारे किनारे चारों तरफ सघन वृक्षारोपण, अशोक, बांस या जो भी ऐसे सघन वृक्षारोपण जिसके ध्वनि जो है रोकने का काम करता है, वो सब वृक्षारोपण वो लोग करते हैं। ये ध्वनि प्रदूषण का भी बहुत अच्छा रोकथाम का एक माध्यम है वृक्षारोपण। तो मैं तो सभी से यही अपील करूंगा, बहुत ज्यादा इधर उधर न भटकते हुए केवल वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण पे ध्यान दें तो हम सारे जो आयाम है पर्यावरण संरक्षण के लिए या संवर्धन के लिए, उसको हम लोग एक केवल वृक्षारोपण के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। बहुत जी सर, एक बात और आती है कि सर मनुष्यों का दायरा सीमित है। पूरे जीवन काल में मैं हो सकता है 20 वृक्ष लगाऊं या 50 वृक्ष लगाऊं या 100 वृक्ष लगाऊं और उसको जीवित रख पाऊं। सर वृक्षारोपण के अवयव में ये होता है कि बहुत से अन्य जीव जंतु जो हैं, जो पर्यावरण में हमारे मौजूद हैं, वो वृक्षों के जो बीज हैं उनके फैलाव का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी नासमझी के कारण, मनुष्यों की नासमझी के कारण वे जीव जंतु विलुप्ति के कगार पर हैं। जैसा कि कौवे हो गए, गिलहरी हो गया, गौरैया हो गई, गिलहरी हो गई, बंदर हो गए। तो इनकी संख्या कम हो रही है। कहीं न कहीं हम मनुष्य एक प्रकार से स्वार्थी हैं। हमें जो चाहिए वो चीजें हम रखते हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए जो आवश्यक है, जैसा एक दिन ऐसा हो जाएगा कि वृक्ष लगाने के लिए, वृक्ष जो है मनुष्य पे निर्भर हो जाएंगे, केवल वही वृक्ष रहेंगे जो मनुष्य लगाए हैं।
हाँ। तो ऐसे में हम अगर सारे मनुष्य भी मिलके पेड़ लगाएं, 10-10 पेड़ लगा लें, तो हमारे पृथ्वी को जितने वृक्षों की आवश्यकता है उतने वृक्ष हमारे पृथ्वी पे नहीं रह जाएंगे। तो और जीव जंतु के संरक्षण की दिशा में भी आप लोग कुछ कुछ काम करते रहते हैं। मैं रामपाल भैया को देखता हूं कि चिड़िया लोगों के लिए बहुत से नवाचार किए हैं वो लोग, जैसे कि वृक्षों में पानी के लिए हाँ, दाना पानी की व्यवस्था है। दाना पानी की व्यवस्था किए हैं। तो इसी प्रकार आपके और कुछ विचार हों जीव जंतुओं के संरक्षण को लेकर, तो इस पे बात करेंगे रामपाल सर। तो जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही। मेरे जिस प्रकार से हम विकासवाद की बढ़ रहे हैं, तो इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि गौरैया जैसी प्रजाति हो या कौवे जैसे प्रजाति हो, और ये धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर है। आज पहले हम लोग देखते थे कि दूर संचार जो मोबाइल टावर्स हैं उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है कि किस प्रकार मोबाइल टावर्स निकलने वाली जो तरंगे हैं धीरे धीरे जो कि बहुत सारी प्रजातियां हैं उनको खत्म करते जा रही है। तो ये भी आवश्यक है। ठीक है, हम विकास और बढ़ रहे हैं तो मोबाइल का टावर तो होना आवश्यक है, लेकिन कहीं ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में हम पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले जीव जंतु हैं उनसे ना हाथ धो बैठे। और आपने एक थोड़ी देर पहले जो कहानी बताई उसमें कि ऑक्सीजन की तस्करी होगी, ठीक उसी प्रकार से बहुत पहले भारतीय दृष्टिकोण से भी सुनने को मिली थी कि जब पानी की बात हुई थी कि बड़े राजघराने से शायद बिड़ला समूह से उनके सुपुत्र बाहर एमबीए करके जब ऑक्सफोर्ड से लौटे तो उन्होंने कहा कि भारत में हम का व्यवसाय करेंगे। तब उनके पिताजी बहुत नाराज हुए कि बात तुम इस प्रकार की बात कर रहे हो कि भारत जैसे देश में पानी बेचने की बात कर रहे हो। और आज आप देखेंगे कि छोटा गांव भी पानी का बोतल, पानी का पाउच आपको मिले, क्योंकि पानी का व्यवसाय तेजी से फैला है। तो ठीक उसी प्रकार हम भौतिकतावाद पर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। तो ये नहीं सोच रहे हैं कि जीव जंतु हैं जो पर्यावरण से जुड़ी बहुत आवश्यक चीजें हैं उनके जो साइकिलिंग की प्रक्रिया है, उनकी जो खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया है उनको हम नष्ट करते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जैसे कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब हमको इन सारी चीजों की कमियों की वजह से आज आप देख ही रहे हैं कि कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। और हो सकता है कि कुछ ऐसे भी जीव रहे हों जो इनके खत्म कर देते रहे हों। पहले भी इस प्रकार के बहुत सारे महामारी उत्पन्न हुई हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से इनका संतुलन भी किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि हम प्रकृति खुद छेड़खानी कर रहे हैं, और जिसका परिणाम आज कोरोना जैसे बड़े बीमारी के रूप में पूरा नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। जी सर, जैसा कि आपने बताया, टावर वाली बात मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि फैक्चुअल रूप से जो ये वैज्ञानिक डाटा है एक कि जितने भी मोबाइल रेडिएशंस की हम बात करते हैं, ये इंफ्रारेड रेज जो हैं, इंफ्रारेड किरणें उन पर आधारित होती हैं, जिनका एक डाटा होता है। उससे ज़्यादा लिमिट में अगर वो प्रभावी हो वातावरण में मिल जाए तो वातावरण में गर्मी पैदा होती है और उससे जो है पक्षियों को नुकसान होता है। लेकिन वो जो तापमान है इंफ्रारेड का वो इतना ज़्यादा है कि उस स्तर का रेडिएशन कोई भी मोबाइल टावर पैदा नहीं कर पाता। इस फिल्म के संबंध में एक बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। मोबाइल टावर जो मतलब मोबाइल कंपनी की जो एसोसिएशन है, इन्होंने इस पे बैन लगाने की मांग की थी कि ये गलत जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा उस बात पे कि अगर सरकार सही से अपने गाइडलाइन का पालन ना करे, जो निर्धारित सार वैल्यू है इंटरनेट मोबाइल की जो रेडिएशन की, उससे ज्यादा का दोहन कर रहे हैं। जैसे कि एक छोटा एग्जांपल मैं दूंगा, एक गांव है, एक गांव में 1000 लोग रहते हैं और उस 1000 व्यक्तियों के लिए ही उस टावर से रेडिएशन निकल सकता है कि उनके मोबाइल चले। लेकिन क्या होता है कि आसपास के गांवों को कवर करने के लिए जो मोबाइल कंपनियां हैं उसका जो रेडिएशन है उसका दायरा बढ़ा देती हैं, जो उसकी क्षमता से ज्यादा है।
तो इस प्रकार की क्षमता को रोकना ज्यादा जरूरी है। ये बात बिल्कुल है कि तार्किक रूप से दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, रेडिएशन भी चलते हैं और जो इंफ्रारेड रेज हैं उनकी जो मात्रा है वो भी ज्यादा चलती है, तो इस पर रोक लगाने की दरअसल जरूरत है। और दूसरी बात जो आपने कही सर, तो ये जो रेस के से ज्यादा एक वैज्ञानिक शोध बताता है कि सबसे ज्यादा जो जीव जंतुओं का ह्रास हुआ है वो कृषि संबंधित जो अवयव हैं इनसे हुआ है। हम धीरे धीरे जो जैविक खेती को छोड़कर, जो हमारी पारंपरिक खेती है उसको छोड़कर जो अंधाधुंध पैदावार और क्या कहा जाए उसको व्यावसायिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो तथ्य हैं ये, हाँ, रासायनिक खेती की ओर जो आगे बढ़ रहे हैं, और सरकारों को भी ये चाहिए कि ये सब चीजें रोकें। जो अधिक पैदावार का अंधाधुंध दौड़ है, किसान भाई भी मेरी एक बात से एग्री होंगे कि एक जमाना ऐसा था कि धान का पैदावार प्रति एकड़ 15 क्विंटल होता था और 15 क्विंटल जो है वो सफिशिएंट होता था उनके लिए। लेकिन आज वो 15 क्विंटल जो है वो 25 क्विंटल होने लगा है, लेकिन उनको केवल उत्पादन दिख रहा है 25 क्विंटल, लेकिन जो 10 क्विंटल का खर्च है इस अंतर में वो उनको ज्यादा पड़ जा रहा है, क्योंकि जो हाइब्रिड धान है वो अपने बचपने से, मतलब बुआई करने से लेके कटाई करने के दिन तक आपको जो है आर्थिक रूप से खर्च बढ़ाते हैं। तो अगर पारंपरिक खेती की ओर लौट जाएंगे तो निश्चित तौर पे बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनको बचाया जा सकता है। जैसे कि कीटों के बारे में भी कहा जाता है कि 90% जो कीट हैं वो इंसानों के लिए मित्र हैं, और हम जो पेस्टिसाइड उपयोग करते हैं हम उन कीटों को भी मार देते हैं। जैसा हम सब जानते हैं, एक हरा कीट होता है जिसके पैर होते हैं, जिसको हम कनकट्टा कहते हैं। भैया लोग आप लोगों ने भी इसको देखा होगा। तो वो जो कीट है वो मांस भक्षी है जी, वो मांस भक्षी कीट है। वो दूसरे कीड़ों को खाता है, ऐसे कीड़ों को खाता है जो हमारे फसलों के लिए नुकसानदेह है, लेकिन जब हम उसमें दवाई का स्प्रे कर देते हैं तो वो कीट भी मर जाते हैं। वैसे ही पक्षी हैं जो हमारे सामान्य सारस हैं, जिनको हम इधर कोकड़ा करके जानते हैं, वो पक्षी भी मर जाते हैं, जबकि वो भी कीड़ा खाने वाले पक्षी हैं। और बहुत से छोटे छोटे पक्षी भी मर जाते हैं, जिससे हमको बहुत सारे नुकसान होता है। तो विशेष रूप से किसान भाइयों से हम भी जुड़े हैं और हमारी टीमें भी जुड़ी हुई हैं, हरितिमा टीम भी जुड़ी हुई है, हरियर मुंगेली सुघर मुंगेली भी जुड़ी हुई है। तो वृक्षारोपण के साथ साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि किसानों में ये जागरूकता भी फैलाएं कि जो है आधुनिक खेती करें लेकिन रासायनिक खादों से बचें। जी भैया। अब की जो पीढ़ी है वो पढ़ लिख करके जो नई पीढ़ी आ रही है वो वास्तव में इस बात को समझ चुकी है, और वो अपने गांव में, अपने खेत में, ऐसे बहुत सारे न्यूज में भी आते रहते हैं। बहुत सारे को पर्सनल जानता हूँ मैं, जो कवर्धा में भी कर रहे हैं। ये निजी तौर पे लोग जैविक खेती प्रारंभ कर दिए हैं। जैविक खेती का जो उत्पाद है ये बहुत अट्रैक्टिव होता है। आपको लगेगा मार्केट भी इसका बहुत अच्छा है। दिल्ली में जब मैं 2001 में रहता था, उसमें एक बाजार में 2 प्रकार के मिलते थे फल। ये जैविक खेती वाला फल है, ये रासायनिक खेती वाला है। जैविक खेती का उत्पाद का जो है उसका कीमत ज़्यादा होता था और रासायनिक खेती का कीमत कम होता था। मैं देखता था कि जैविक खेती की तरफ भीड़ है, उनके उत्पाद की तरफ। जो जान रहे हैं, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा भी मतलब जालसाजी भी चालू हो गया है। कलर वलर आ गया है, कलर कर देते हैं। तो ये ज़्यादा उसके पृष्ठभूमि चर्चा में नहीं जाऊँगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अब की जो पीढ़ी, जो चेतनाशील पीढ़ी है, जिसके पढ़ाई लिखाई, सोशल मीडिया ये सब आने के बाद ज्ञान का दायरा बढ़ा है, तो निश्चित तौर पे वो लोग पारंपरिक खेती की ओर लौट रहे हैं, जैविक खेती की ओर लौट रहे हैं। रासायनिक खेती को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। रासायनिक खेती की आवश्यकता हमको तब पड़ी जब भारत भुखमरी के कगार पे था। स्वामीनाथन जी ने जब हरित क्रांति का आह्वान किया, उस समय की आवश्यकता थी कि कम जमीन में अधिक से अधिक उत्पादन करें ताकि लोगों का पेट भरा जा सके। उस समय तकनीक भी ज़्यादा नहीं था, हमारे पास इतने यंत्र नहीं थे, केवल मैन पावर था। इसलिए उस समय की ज़रूरत को हम लोग एक बार समझ के हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति में हमारे पास एक अकेला आदमी 10 एकड़ 20 एकड़ खेती कर सकता है, उसको किसी लेबर की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सारे यंत्र आ गए। तो इन यंत्रों का उपयोग करते हुए भी जैविक खेती किया जा सकता है। बहुत अच्छा अपने ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए कृषि के जो कचरे हैं जो निकलते हैं, उसी का ही बहुत अच्छा जैसे अभी छत्तीसगढ़ में अभी शुरू किया गया है गोबर खरीदी योजना। यत्र तत्र बिखरा हुआ था। यदि यह योजना
वास्तव में ईमानदारी से लागू किया जाए और गांव-गांव में, शहर-शहर में इसको लागू कर दिया जाए और पूरे अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग किया जाए, तो मैं बोलता हूँ कि इस प्रकार की योजना से अलावा कोई दूसरा योजना कृषि सुधार के लिए नहीं है। बहुत अच्छा एक गोबर जो है खाद हमारा बनता है, गाँव में तो करते ही हैं लोग, लेकिन शहरों में यत्र-तत्र बिखरा हुआ है। इससे लोगों को आमदनी भी हो रही है और उस गोबर से जो है कचरा, सिक्किम का एक डीडी न्यूज़ में एक बीच में पढ़ रहा था कि कोई अग्रवाल दंपत्ति है, शायद दिल्ली के हैं, वो लोग जाके सिक्किम में जैविक खेती शुरू किए। आज पूरा सिक्किम जो है राज्य जैविक खेती वाला भारत का सबसे पहला राज्य बन गया है। सिक्किम अभी पिछले 2 साल पहले हम लोग भी गए थे, तो वहाँ प्रत्यक्ष देखे इस बात को। वास्तव में केमिकल का कोई वहाँ उपयोग नहीं। तो इस तरीके से जो है आज की जो पीढ़ी है, जो विदेशों से लौट करके अपनी नौकरी को त्याग करके जो आ रही है, खेतों में लौट रही है, आधुनिक चीज़ों का उपयोग कर रही है, तो इन्हीं लोग से हम लोग की अपेक्षा है और इन्हीं लोग से आशा है कि भारत के अतीत को, वर्तमान की गलती को भविष्य में सुधारते हुए ले जाएंगे और निश्चित तौर पे हमारा जो पर्यावरणीय वैभव है, हमारा एक लौट के आएगा। खेती पुनः हरियाली की ओर उन्मुख होगी। ऐसा हम लोग एक आशा नई पीढ़ी के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं और अपने तरीके से अपने टीम के माध्यम से जितना बन पड़ेगा वो तो हम लोग करते ही हैं, करते भी रहते हैं। जैविक रासायनिक खेती का विकल्प बहुत सारे अभी जैविक खाद भी आ चुके हैं, जैविक दवाई भी आ चुके हैं, इनका उपयोग करिए। इसमें मित्र जीव जो है नष्ट नहीं होते, इंसानों को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, हवा को दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरीके से हम लोग अपनी समझ, अपने ज्ञान के अनुसार लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करते रहते हैं। आवाज 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 नहीं आ पा साइलेंट। रही। सर आपको आवाज आ रही है सर आप लोगों को? हाँ, हाँ आ हाँ, आ रही है। रही है। तो हम पुनः सर वृक्षारोपण पे लौटते हैं। तो वृक्षारोपण के जी, को लेके एक तथ्यात्मक जो जानकारी है मैं आप सबको देना चाहूंगा। ये जी, देखिए, जैसे हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं वृक्षारोपण का, तो मनुष्य का एक दायरा होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम निश्चित मात्रा में ही वृक्ष लगा सकते हैं। ज्यादा जरूरी ये है कि जो लगे हुए वृक्ष हैं उनको संरक्षित करके रखा जाए। जो कहीं ना कहीं हमारे देश में इसका महत्व बहुत कम समझा जाता है कि जो को लेके ही बहुत सारे वृक्ष काट दिए या जनप्रतिनिधि हैं वो भी आवाज नहीं उठाते, क्योंकि उसके अल्टरनेटिव हैं बहुत सारे। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, कई देश ऐसे हैं कि केवल एक वृक्ष को बचाने के लिए 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा रोड बना देते हैं। तो सर आवाज बंद हो जा रही है आपकी। सर मैं कह रहा था कि जो वृक्ष हैं, पहले से लगे हुए वृक्ष हैं, उन्हीं को सहेजना ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत जो नए वृक्ष हैं, क्योंकि नए वृक्ष जैसे हमने आज पौधा लगा आवाज आवाज फिर बंद हो गया आपका। हेलो। जी। हाँ, आ हेलो। रही है अब थोड़ा-थोड़ा। हाँ तो सर बीच-बीच मैं में कह रहा था साइलेंट हो कि आ रही है आवाज, बीच-बीच में साइलेंट हो जाता है। जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा धोखेबाज हो गया है लगता है। पर्यावरण संरक्षण जो है वास्तव में मोबाइल को रास नहीं आ रहा है। ये चाहता है कि हमेशा हावी रहे और हमारे जो मुद्दे हैं रेडिएशन पर्यावरण संरक्षण को लेके वो कम होते रहे। खैर इनसे तो रेडिएशन का जिक्र कर दिए ना। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
इनसे तो लड़ते रहेंगे। तो मैं ये कह रहा था सर जी कि जो पुराने वृक्ष हैं उनको बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नए हम आज पौधे लगाएंगे तो उनको अपने वास्तविक रूप में, बड़े रूप में आते आते 5 साल, 6 साल या 10 साल, कुछ वृक्ष तो ऐसे हैं जो 20 साल में अपना पूरा आकार लेते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसा मैं आज 10 वृक्ष लगाता हूं और पहले से एक वृक्ष है, तो पहले का एक वृक्ष आज के 10 वृक्ष से ज्यादा अच्छा है। तो उसको सहेजे रखना और साथ साथ वृक्षारोपण करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस मुद्दे पर आप जी। बिल्कुल सही कहा आपने सर जी की पुराने वृक्ष सहेजना, क्योंकि एक जो व्यस्त जो वृक्ष होता है वो औसतन साल में 230 लीटर के करीब ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, जो के लिए पर्याप्त होता है। हम अभी भले वृक्षारोपण, जैसे कि हाई कोर्ट का आदेश मिलता है हमको, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलता है कि रास्ते का निर्माण होता है और रास्ते किनारे जो लगे हुए वृक्ष हैं उनको जब काटा जाता है तो उनके मुकाबले 10 अधिक वृक्ष लगाना है। लेकिन देखिए, 10 उससे गुना अधिक। पहले सर ने हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की योजना, गोबर योजना के समय में कही कि योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका क्रियान्वयन अगर जमीनी स्तर पर सही हो तो फायदेमंद है। होता यही है, ऐसा नहीं है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कानून नहीं बने। अनगिनत कानून 1972 के पहले संविधान में किसी का उल्लेख नहीं था, क्योंकि उससे पहले इस प्रकार की अनियमितताएं पर्यावरण को देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन उसके बाद से संविधान संशोधन हुए, नियम बने, कानून बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तक एक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, अगर पर्यावरण समर्पित भाव से, मैं कहूंगा एक बार फिर कि जो एक सोच होनी, दूरदृष्टिता होनी चाहिए, उसको लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये बदलाव नहीं हो सकता। जैसे कि आपने कहा कि विदेशों में हम देखते हैं एक पेड़ के नाम से 25 किलोमीटर सड़कें घुमा दी जाती हैं, लेकिन हमारे देश में तो आप ये भी देखेंगे कि हमारे देश में की बनी बुनाई जो सड़क है उसके किनारे जो वृक्ष लगा बनाने के लिए भली सड़क का चौड़ीकरण ना हो, लेकिन आज काट दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें भी ये होता है कि वृक्षों को बाद में वृक्ष लगाने का टेंडर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये, मैं ना किसी शासन को दोष दूंगा और लोगों को दोष दूंगा, इसमें दोष जो है वो केवल अगर हम अवेयर हो गए हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर एक इंसान चाहे तो नहीं कर सकता। सीताराम मांझी जैसे बहुत सारे लोग, एक दशरथ मांझी, सॉरी मैं सीताराम मांझी में चला गया, तो उन्होंने पहाड़ फोड़कर रास्ता बना दिया था। अकेला व्यक्ति अगर अकेला चाहे तो क्या कर सकता। हम में कमजोरी यही हो जाती है कि हम यही सोचने लगते हैं कि हम क्यों इस मुद्दे पर हैं, कि क्यों अपनी बात को आगे ले जाएं। यही सोचकर सबको अवेयर होना होगा मैं रहते हुए। और आज की युवा, जैसे कि सर कि आज की युवा थोड़ा गंभीर हो रही, चाहे जैविक खेती को कह लीजिए या पर्यावरण को कह लीजिए, लेकिन आपने कहा कि आम जैसे वृक्षों को अब लाया नहीं जा रहा है, तो उसके भी आज कहीं ना कहीं एक कारण है कि आम के को तैयार होने में 5 से 10 दिन है, और इसके अपेक्षा अन्य पौधे जो लगाते हैं 2 से 3 साल में ही बड़े वृक्ष हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगने लग किया है, धैर्य से किया गया कार्य कब से दिखता है और देर तक दिखता है। आपने बिल्कुल सही, पूरे जो को सहेजना आवश्यक है। आज जितना वृक्षारोपण, अगर उससे कहीं महत्वपूर्ण हम पुराने वृक्षों को सहेजने में अगर ध्यान लगाएं और ध्यान आकृष्ट करें, तो आज जो पर्यावरण के लिए हमको इतना ज्यादा माथापच्ची करना रहा है, या आने वाले ग्लोबल वार्मिंग को लेकर इतनी चिंताएं विश्व स्तरीय हो रही है, वो होता ही काबू में पाया जा सकता है। जी सर, एक आखिरी मुद्दा मैं यहाँ पे उठाना चाहूंगा। जैसा कि हम लोग काम करते हैं वृक्षारोपण को लेके, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सर एक काम हमको ये भी करना पड़ेगा कि पहले तो हमको जन जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों में ये जागरूकता लानी पड़ेगी कि जो वृक्ष है चाहे जहां भी हो उनको बचाया जाए। जैसे मुंगेली की बात अगर मैं करूं, तो आपने मुंगेली शहर के अंदर तो बहुत अच्छे से वृक्षारोपण किया है, लेकिन जैसे ही हम मुंगेली शहर के बाहर निकले तो अभी रोड का चौड़ीकरण हो रहा है मुंगेली से लेकर बिलासपुर तक, और वहां मैंने देखा है
कि 50-50, 100-100 साल के वृक्षों के ठूंठ पड़े हुए हैं। और मेरे हिसाब से उनको काटते समय जिस भी गांव में वो वृक्ष रहे होंगे, एक भी गांव वाले आके ये नहीं बोले होंगे कि भाई ये 100 साल पुराना वृक्ष है, इसको आप काट रहे हैं, इसकी भरपाई आप कितने सालों में कर पाएंगे। तो जब तक लोग जवाबदेह न हो जाएं उसके लिए हमारा जो अभियान चलाना है एक तरह से कम प्रभावी है। तो हमको ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए चाहिए, जैसे कि सर एक मेरे को बहुत सामान्य सा उपाय दिखता है रोड चौड़ीकरण के मामले में। धीरे धीरे जैसे कि आप हम सब जानते हैं 1 लेन है वो 2 लेन हो जाता है, 2 लेन है वो 4 लेन हो जाता है। तो शासन को इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए कि 1 लेन के किनारे जो वृक्ष लगे हुए हैं वहां तक को ना उखाड़ा जाए और उसके दूसरी ओर भूमि अधिग्रहित की जाए, किसानों से बातचीत की जाए ताकि बीच में जो पुराने वृक्ष हैं वो रहें। क्योंकि आप आज वहां के वृक्ष काटेंगे फिर आपको लगेगा 2 वे बनाने के लिए वृक्षों को काटेंगे। तो इस तरह अगर आप परत दर परत एक रास्ते के बीच में पेड़, फिर उसके बाद पेड़, फिर उसके बाद रास्ता, जैसे कि दूसरे देशों में होता है, बहुत से विकसित देशों में ये पैटर्न अपनाया जाता है और हमारा देश भी अब अग्रगामी देशों में है, अग्रगणनीय देशों में है। तो ये सारी विधियां हमको अपनानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और अब जिस प्रकार से आपने बताया कि अगर सड़क के किनारे लगे हुए वृक्षों को डिवाइडर के रूप में किया जाए, वैसे भी 4 लाइन रास्ता जो होता है उसमें 10 से 12 फीट चौड़ा डिवाइडर दिया जाता है। हमने इस प्रकार का पूरा डायग्राम बनाकर भी दिया था। हम उस समय हमारे जिला कलेक्टर संजय अलंग सर हुआ करते थे और उस समय हम लोगों ने हमारी टीम द्वारा जा करके पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। शासन के समक्ष इस बात को भी लाया गया था कि क्यों ना इस प्रकार का काम करके पूर्व में लगे पौधे, क्योंकि ऐसे पौधे थे जिनको साल लग जाएंगे, ज्यादातर अर्जुन के पौधे, जो जैसा कि आपने कुछ देर पहले ये भी कहा कि आज से 15 साल पहले कहीं पे कदम के पौधे नहीं दिखाई दिया करते थे। वो स्थिति आज अर्जुन को लेकर के हो रहा है। औषधि दृष्टिकोण से देखा जाए या पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन एक ऐसा पौधा, जल संरक्षण की दृष्टि से भी देखा जाए तो अर्जुन पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी जी। धीरे सड़कों के किनारे जो पहले लगे हुए पौधे, जितने भी अर्जुन के किनारे, सड़कों के किनारे आपको देखने मिलेंगे, तो ये काटे जा रहे हैं। और बाद में भी ये कहा कि नहीं, शासन का गाइडलाइन है। तो आपने जो बात कही मुख्यतः वही प्रमुखता से है कि जब तक आम लोगों में अवेयरनेस नहीं आ जाती पर्यावरण संरक्षण के प्रति, तब तक जो ढर्रानुमा कार्य चल रहे हैं शासन प्रशासन लोगों के, वो होते रहेंगे और हम इसी प्रकार से देखते रहेंगे और पर्यावरण के प्रति जो पहल है कहीं ना कहीं बेईमानी से होते ही रहेगी। जी सर, क्योंकि समय अब समाप्ति की ओर है तो एक आखिरी मुद्दा मैं उठाऊंगा। ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है और इसके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि समाज जो है पूरी तरीके से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकार के सभी फैसलों का समर्थन करते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जहां पे त्रुटियां हो फैसलों में वहां अपनी आवाज उठाते हैं। और जैसे कि एनआरसी, सीएए, ये सब मुद्दे थे जिन पे बहुत हंगामा हुआ, लेकिन इन सब के बीच एक कोर मुद्दा था पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें सरकार ने बदलाव किया और नया EIA लाया गया। EIA का अर्थ होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एसेसिनेशन। तो इसमें सरकार ने बहुत से ऐसे एक्ट जो थे, जो पौधों को और जंगल को संरक्षित करते थे, उनको डिसॉल्व कर दिए और किसी भी बहुत कम पर्यावरणविदों ने ये मुद्दे जो हैं वो हाईलाइट किए, शासन को अपने सुझाव भेजे। उनमें एक टीम थी सर, लेट इंडिया ब्रीथ। लेट इंडिया ब्रीथ जो है पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाला एक NGO है। इन्होंने एक अभियान चलाया और सरकार को लाखों ईमेल भेजे इस संबंध में कि जो आप नया एक्ट में बदलाव कर रहे हैं वो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। तो सरकार ने उनपे पहले तो जो UAPA है इसकी धारा लगा दी और उसके बाद जब कोर्ट की सख्ती हुई तो UAPA हटा इन पे और सामान्य धाराओं में केस किया गया। इतना महत्वपूर्ण
पर्यावरण संरक्षण है जिस पे हम बात कर रहे हैं, आज हमारे देश के लिए नहीं, ये विश्वव्यापी मुद्दा है और इसके बहुत से नुकसान हम देख रहे हैं। जो तूफान हमारे देश में, जैसे अभी रिसेंटली फानी तूफान आया, उससे पहले हुदहुद आया था, इन तूफानों की फ्रीक्वेंसी जो है पहले 10 साल हुआ करती थी या 5 साल हुआ करती थी, अब ये हर साल आ रहे हैं और हर साल बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। और ऐसे में अगर हम मजबूत पर्यावरण के नियमों के साथ छेड़छाड़ करेंगे या हमारी सरकार करेगी, और अगर वृक्षारोपण या पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी इकाइयां इसके प्रति सजग नहीं होंगी, आवाज नहीं उठाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। इसके मैं कुछ बिंदु आपके समक्ष रखना चाहूंगा सर, जो इसमें से गलत निर्णय कहे जा रहे हैं सरकार के। एक तो है पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। इसमें यह है कि सरकार ने, पहले क्या होता था, पर्यावरण संरक्षण जो समिति है EIA, उसका अनुमोदन लेना अनिवार्य होता था। 1984 में जब भोपाल गैस कांड हुआ जिससे बहुत ज्यादा जनहानि हुई, उसके बाद हमारा जो पर्यावरण प्रोटेक्शन अधिनियम आया 1986 में, तो इसमें ऐसे नियम बने थे कि कोई भी कंपनी, जब तक सरकार के ये EIA है, पर्यावरण इंपैक्ट एसेसिनेशन जो समिति है, उसकी मंजूरी ना हो जाए, तब तक कोई भी इकाई नहीं लगा सकती, औद्योगिक इकाई नहीं लगा सकती। लेकिन जो ये अधिनियम 2020 में बदलाव किए गए हैं, उसमें पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस है। कहने का अर्थ ये है कि आप पहले इंडस्ट्री लगा दीजिए, उसके बाद आपकी मर्जी हो तो क्लियरेंस आपको मिल जाएगी बाद में। तो ये एक तरह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, औद्योगिक इकाई से जुड़े हुए हैं, इन लोगों की तानाशाही आ जाएगी इस क्षेत्र में, और उनका जहां मर्जी होगा वो फिर उत्खनन करने लगेंगे, जंगल को नुकसान पहुंचाएंगे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। इसका जो दूसरा बिंदु था सर, पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग मतलब जन सुनवाई, मतलब जहां पे भी फैक्ट्री लगे उससे पहले वहां पे जन सुनवाई करना अति आवश्यक होता था कि वहां के जन समुदाय जो हैं उनको आपकी फैक्ट्री लगने की कोई आपत्ति थोड़ी है। तो इसकी जो अवधि थी वो पहले 30 दिन थी, उसको सरकार ने 20 दिन कर दिया। इस पे भी काफी सवाल उठे। और तीसरी जो है सर, ये सबसे कंट्रोवर्शियल सुधार मैं कहूंगा कि ऐसा किया गया कि अगर पर्यावरण के संबंध में अगर किसी भी औद्योगिक इकाई से कोई दिक्कत है, तो उस पे जनता या कोई भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी NGOs जो है वो आवाज नहीं उठा सकती। उसके लिए केवल वही आवाज उठाएंगे जो उस कंपनी के मालिक हैं या तो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं। तो इन मुद्दों पे मेरे ख्याल से हम पर्यावरण एक्टिविस्टों को, खासकर जैसा कि आपकी समिति है हरितिमा, क्योंकि हम तो शासकीय कर्मचारी हैं, हम बहुत ज्यादा शासन के विरुद्ध आवाज उठाएं ऐसा नहीं है। दरअसल शासन के विरुद्ध कहना भी उचित नहीं है। हम पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी के विरोध में नहीं हैं, अगर हम ये बातें रखते हैं तो इन बातों पे भी बात करना परम आवश्यक है। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप पर्यावरण से जो जुड़े अधिनियम हैं इन सब की विशेष रूप से जानकारी रखिए, क्योंकि आप इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्योंकि सर, हम 2-4 वृक्ष लगाएंगे या 10-20 वृक्ष लगाएंगे, या मान लो 1000 वृक्ष भी लगा देते हैं अपने जीवन काल में, तो वो बहुत कम है बनिस्बत कि कोई औद्योगिक इकाई कहीं बैठ जाए और एक साथ लाखों वृक्ष काट दे। तो हमारा जो 1000 वृक्ष का लगाना है वो लाखों वृक्ष की भरपाई तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। तो ज्यादा आवश्यक है कि हम अपनी आवाज उठाएं, जनता को जागरूक करें इस मुद्दे पर। जी सर, तो आखिरी यही चर्चा का विषय है। आप दोनों इस मामले में अपनी बातें अवश्य रखें। ये बात बिल्कुल सही बात है। हमारे देश का वातावरण ऐसा बना दिया गया है कि यहाँ सामाजिक मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे, इन पे चर्चा लोग करते ही नहीं है। यदि आप करेंगे तो लोग उसमें रुचि लेते नहीं। उसी के बदले यदि आप किसी राजनीतिक दल की बात करेंगे तो तत्काल 1000 कमेंट, 1000 आपत्ति आपके लिए आना शुरू हो जाता है। जबकि विदेशों में तो पर्यावरण के मुद्दे पे कई सरकार गिर गई है। जर्मनी में ग्रीन पार्टी करके एक पार्टी भी है, राजनीतिक दल है, वो पर्यावरण के मुद्दे पे बहुत हाईलाइट करके वो लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ राजनीतिक दल जो है वो लोग तो पर्यावरण की बात ही नहीं करते। अभी तमाम कानून जो बताए, मैं भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय का जो NGO सेल होता है उसका मैं सदस्य रहा। 10 सालों तक मैं काम करता था, जब पर्यावरण मंत्रालय के छोटे छोटे परियोजना लेकर के सहारा स्वैच्छिक संगठन हुआ करता था चांपा में मेरे साथ। तो ये सारे अधिनियम की जानकारी है। सरकार जो अधिनियम बनाती है वो अपने हित के लिए बनाती है। जन सुनवाई का भी जो
यहाँ व्यवस्था किया गया उसका भी तोड़ वो लोग निकाले। जन सुनवाई में ग्राम सरपंच को अधिकार दिया गया है। ग्राम सरपंच कितना जागरूक है, कैसा है, उसको सपोर्ट करने वाले कितने हैं, ये सब देखे होंगे। कई जगह सुनने में आया कि ग्राम सरपंच को हवाई जहाज में कहीं घुमा दिया गया, दिल्ली बॉम्बे, वो आके सबका फर्जी दस्तखत कर दिया, कहीं कुछ उसको गिफ्ट दे दिया गया। तो इस तरह की बातें मतलब सुनने में आती है, अखबारों में भी यदा कदा प्रकाशित होते रहता है। जन सुनवाई भी सब फर्जी तरीके से हो जाता है। लोगों का दस्तखत ही तो यही है, दस्तखत जो है कहीं न कहीं से वो लोग जुगाड़ लेते हैं। जो व्यक्ति उस गांव में नहीं है उस नाम का भी दस्तखत हो जाता है और सरकार उसको मान लेती है, तो जांच कराना नहीं चाहती। सिस्टम को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि आपकी एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी आवाज उठाते उठाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग हार मान के बैठ जाए। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सभी लोग जानते होंगे। चिपको आंदोलन जो है उत्तरांचल क्षेत्र में जब उन्होंने शुरू किया था, तो यह आंदोलन जो है पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुआ। लोग जाते थे, पेड़ों की कटाई होती थी तो पेड़ में जाके महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब जाके चिपक जाते थे। इसका फायदा यह हुआ कि कुछ पेड़ जो है उनके जीवन काल में बचा। सुंदरलाल जी बहुगुणा के उम्र होने के बाद मेरे ख्याल से अभी बहुत दिनों से समाचार नहीं सुना हूँ, शायद स्वर्गवास भी हो गए। तो उनके जाने के बाद जो आज उत्तराखंड की स्थिति है, केदारनाथ का जो अब आपदा, सभी लोग कुछ साल पहले हम लोग देखे हैं, जलजला जो आया हुआ था, ये सब पेड़ों की कटाई के कारण है। पेड़ कटे, भूस्खलन चालू हुआ, भूस्खलन के बाद पानी जो है बेलगाम हो गया, इधर उधर चलने लगा। बड़े बड़े जो फिल्मों में हम लोग हॉलीवुड के फिल्मों में देखते हैं उस तरह के धराशायी हो गए। वहाँ के जो स्ट्रक्चर हैं, बड़े बड़े घर हैं, मंदिर हैं। तो लोगों का जो रवैया है यहाँ हमारे देश में बहुत, अभी 1980 के पहले की बात यदि मैं करूं तो उस समय तक तो कम से कम लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक थे। लेकिन जब से 1980 के बाद तकनीकी युग का आगमन हुआ, सबसे पहले टीवी आया, वीडियो आया, उसके बाद मोबाइल आया, मोबाइल के बाद ये स्मार्टफोन आया, तो इसमें लोग इतने मशगूल हो गए, इसमें चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन करने वाला कोई नहीं है। आप यदि चर्चा करेंगे तो पूरी रात बीत जाएगी आपके ऊपर पर्यावरण के मुद्दे पर। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, तकनीकी जानकारी भी सबको है, पर्यावरणीय ज्ञान भी है, अधिनियम का भी जानकारी है सबको। लेकिन आप बोले कि कल सुबह जितने लोग चर्चा किए हैं उसमें सब लोग आप मैदान में आइए और हम वहाँ कुछ करेंगे, तो 2-4 लोग ही मिलेंगे। ये हमारे देश की स्थिति को ऐसा बना दिया गया है। पर्यावरण के मुद्दे पे कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते। भले ही यहाँ के लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे, वहाँ पर्यावरणीय अध्ययन के लिए जाएंगे, पर्यावरणीय अवलोकन करने जाएंगे। कवर्धा का आदमी मैन पार्ट जाएगा, मैन पार्ट का आदमी दार्जिलिंग जाएगा। क्यों ना हम अपने कवर्धा को ही दार्जिलिंग बनाए, क्यों ना अपने मेन पार्ट को ही हम अपना दार्जिलिंग बनाए। यह सोच किसी की है नहीं। लोगों के पास पैसा आ गया है, लोग घूमना चाहते हैं, अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अपने आसपास जितना हम लोग सुधार सके, संवार सके, इसका प्रयास बहुत कम लोग कर रहे हैं। यद्यपि प्रयास बहुत कम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब दार्जिलिंग में भी वही स्थिति आएगी जो आज कवर्धा में है, सिक्किम में भी वही स्थिति आएगी जो आज कवर्धा में है, उत्तराखंड खंड में तो आ ही चुका है, वहाँ लगभग खत्म ही हो गए हैं बहुत सारे वन जो है, तो निश्चित तौर पे लोग फिर अपने आसपास संवारने के लिए उठ खड़े होंगे। इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है अभी आने वाली पीढ़ी से यही अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं, उनका रवैया और रुझान देखते हुए। एक पीढ़ी जो है निष्क्रिय हो चुकी है, पुरानी पीढ़ी जो हमारे लिए सहेज कर संवार कर रखी थी उसी का हम लोग फल अभी तक खा रहे हैं। लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ी है निश्चित तौर पे हमसे और बेहतर करे और हमारे जो पहली पीढ़ी है उनसे भी बेहतर करे इस देश को, इस विश्व को संवारने के लिए। ऐसी हम लोग आशा कर सकते हैं और अपने स्तर पे जितना भी करते हैं। जैसे कवर्धा में ही अभी हमारे कुछ साथियों ने, मैं उस समय तो बाहर गया हुआ था, कलेक्ट्रेट के सामने वन काष्ठागार है, वहाँ पे शायद स्विमिंग पूल या कुछ ऐसा ग्राउंड बनाने की योजना चली थी। तत्कालीन कलेक्टर महोदय की रुचि वहाँ थी कि वो सारे पेड़ को कटवा दिए जाए। तो हमारे यहाँ कुछ साथी थे, उन्होंने बहुत जोरदार यहाँ धरना प्रदर्शन किया कि एक जिला अस्पताल के सामने, कलेक्ट्रेट के सामने इतना घने वृक्ष वाला जो इलाका है, बहुत अच्छा सुकून देता है, छांव देता है, इसको काटने के बजाय अन्यत्र आप कहीं भी कुछ भी परियोजना लाते हैं अन्यत्र लाइए। तो इस तरह का छोटा छोटा
जो समूह है जो आवाज़ उठाते रहता है अपने स्तर पे, हालांकि बहुत अभी नाकाफ़ी है हमारे हिसाब से। इसको और सघन करने की ज़रूरत है, संगठित करने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पे हम लोग इसमें आगे योजना बनाएंगे, जैसी अपेक्षा अभी साहू जी हमसे किए हैं। लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों का जुड़ाव हम तक बनेगा। आजकल गांव-गांव में, छोटे शहरों में जब नगर पालिका, नगर पंचायत बनता है, तो सबसे पहले जो छेड़छाड़ होता है वो तालाब पे हो पाता है। तालाब का सौंदर्यीकरण। सौंदर्यीकरण में क्या करते हैं, तालाब के बंधान को पूरा मिट्टी, कंक्रीट से जो है वो ढक देते हैं, पक्के स्ट्रक्चर से। पेड़ पौधे वहाँ, पुराने पेड़ पौधे या तो काट देते हैं या तो नए पौधे वहाँ लगाते हैं, ऐसे पौधे जो केवल गार्डन की शोभा है। बायोलॉजिकल दृष्टि से, जैविक दृष्टि से वो कोई काम का नहीं रहता, जो तालाब के जलीय जीव जंतु को जीवन दे सके, उनको पोषक दे सके। पुराने तालाब के मेड़ों में नीम, बरगद, पीपल, अर्जुन इत्यादि के जो पेड़ पौधे जो होते थे, इसका जो है झुकाव जल की ओर होता था। उसके ऊपर के जितने भी फल हैं वो सब तालाब के अंदर गिरते थे। तालाब के जलीय जीव जंतु जो है उसको खाते थे, खाद भी बनता था। इस तरह से प्रक्रिया चलते रहती थी। बायोडाइवर्सिटी का काम हम लोग सब इसमें देखते थे तालाब में, लेकिन अब वो सारा सिस्टम खत्म हो गया। अब के तालाब जो है बदबूदार हो गए। किनारे में घर है, सेप्टिक टैंक पानी वहाँ जाता है, नालियों का भी पानी वहाँ चला जाता है कई जगह, जैसे रायपुर वगैरह में देखते हैं। तो ये जब जो है प्राकृतिक सुंदरता को ही यदि कायम रख लिया जाए, कुछ न किया जाए, प्राकृतिक सुंदरता को ही कायम रख लिया जाए एज इट इज, तो भी पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा योगदान होगा। सरकार से हम लोग निरंतर अपील करते भी रहते हैं कि प्राकृतिक जो संरचना है उसको छेड़छाड़ न किया जाए, लेकिन सरकार जो है वो अपने तरीके से चलती है और लोगों की रुचि भी ऐसे ऐसे में रहती है कि भव्यता की ओर, निर्माण की वो दिखे। भले ही 4 साल बाद वो ध्वस्त हो जाए, लेकिन आज की स्थिति में अच्छा दिख रहा है, सुकून मिल रहा है, बहुत बढ़िया। तो लोग जब इस बात को समझेंगे तो निश्चित तौर पे पर्यावरण संवर्धन की दिशा में, पुराने पेड़ों को बचाने की दिशा में लोग आगे आकर काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसा कि आपने जो हेलो। कानून बनाया गया है, और एक चीज हम देख रहे हैं कि केवल यूथ जो है, यूथ हम ये देख पा रहे हैं कि आज मीडिया के हैं किस प्रकार से किसी ज्वलनशील मुद्दा जो होता है उससे भटका करके ध्यान दूसरे ओर आकर्षित किया जाता है। और जैसे एनसीआर लागू हुआ उस समय भी जैसे आपने ये बताया कि ये वन अधिनियम के तहत जो कानून में बदलाव किए गए हैं और जो प्रकरण होती थी ज्यादातर आजकल फैक्ट्री जो लगाने वाले हैं उनके अधीन कर दिया गया है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं उनको भटकाने का काम चाहे मीडिया के द्वारा हो या राजनेताओं के द्वारा हो किया जाता है। और इन सब में जब तक यूथ, जो आज के युवा है, बढ़ चढ़ के आगे नहीं आएंगे तब तक ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। क्योंकि आज के युवा जो है ज्यादातर गैजेट में ही व्यस्त हैं, अपना समय जो है वो गैजेट में ही गुजार रहे हैं। और अगर यही स्थिति रही तो एक दिन, जैसे कि आपने कहा कि पहले 10 साल 15 साल में तूफान आते थे, चाहे वो पानी हो, हुदहुद हो या किसी अन्य प्रकार के तूफान हो, लेकिन अब साल दर साल तूफान आ रहे हैं। अगर समय रहते हम सचेत नहीं हुए तो चाहे वो बाढ़ हो या सूखा हो या भीषण गर्मी हो, इन समस्याओं से दो चार होना ही पड़ेगा हमको। और जाते जाते अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, यूथ हैं, उनको यही मैं कहना चाहूंगा कि राहत इंदौरी साहब का एक बहुत ही बढ़िया शेर है कि तुम जहां से गुजरो अपने कदमों की निशान बनाया करो, खो जाओगे कहीं भीड़ में अलग हट के नजर आया करो। और इन दिनों हवाएं बहुत जहरीली हो चुकी हैं दोस्तों, इन दिनों हवाएं बहुत जहरीली हो चुकी है दोस्तों, जीना है तो अपने आंगन में एक नीम का पेड़ जरूर लगाया करो, एक नीम का पेड़ जरूर लगाया करो, पौधारोपण जरूर करें और परिस्थितियों को बदलने के लिए सदैव आगे आए, तत्पर रहें। जी सर, आप दोनों हमसे जुड़े और इतनी सारी बातें हुई। चूंकि बातें तो बहुत हैं, हम और कभी इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि हम इसमें जितना भी बात करें कम है। और जहां तक यूथ की बात है तो यूथ से ये अपेक्षा तो है ही कि वो आगे आए, लेकिन काफी यूथ आगे भी आते हैं और आगे भविष्य में आएंगे। और उम्मीद है
कि हरियर मुंगेली, सुघ्घर मुंगेली जैसे टीम जो है वो हर छोटे छोटे गांव में उत्पन्न बने और वृक्षारोपण का कार्य करे। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो आप लोगों से प्रेरणा लेके काम कर रहे हैं, टीम हरितिमा से प्रेरणा लेके काम कर रहे हैं। उनमें से एक तो हम भी हैं और हमारे आसपास के गांवों में भी हैं। तो धीरे धीरे जब हम वृक्षों को सहेजने के प्रति, पर्यावरण के प्रति ध्यान देंगे तो बहुत सी हमारी समस्याएं जो हैं वो अपने आप हल हो जाएंगी। और सबको मैं एक बात अवश्य रूप से कहना चाहूंगा कि हमारी जो जिंदगी है वो बहुत सीमित है और बहुत जल्द हम यहाँ से चले जाने वाले हैं। प्रकृति को ऐसा सहेज के हम रखें, ऐसा बना के रखें कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं आज की वस्तुओं को देखें, जाने। ऐसा ना हो कि बरगद का पेड़ देखने के लिए उनको कोलकाता के नेशनल बयान म्यूजियम में जाना पड़े, या कदम का पेड़ देखने के लिए वृंदावन के कृष्ण मंदिर में जाना पड़े। तो ये चीजें ना हो। जो प्रकृति के संसाधन हैं वो एज इट इज जैसा आज हैं वैसे ही विद्यमान रहे। तो इस पे एक छोटी कविता है, इसको मैं जरूर कहना चाहूंगा। ये विशेष रूप से आज की पीढ़ी के लिए है कि कल के लिए हम क्या क्या छोड़ के जाएं। आज को बचाना है, कल को बचाना है, आने वाले हर एक पल को बचाना है। पेड़ को बचाना है, पानी को बचाना है, धरती की हर एक जिंदगानी को बचाना है। गौरैया को बचाना है, बाज को बचाना है, प्रकृति के छुपे हर एक राज को बचाना है। मछली को बचाना है, सीप को बचाना है, उम्मीदों के हर एक दीप को बचाना है। नदी को बचाना है, पहाड़ को बचाना है, जंगलों में शेर की दहाड़ को बचाना है। आम को बचाना है, अनार को बचाना है, पृथ्वी के हर एक सिंगार को बचाना है। पगडंडी को बचाना है, खेत को बचाना है, नदी में जो बिखरी हुई है उस रेत को बचाना है। छांव को बचाना है, धूप को बचाना है, धरती के हर एक रूप को बचाना है। विशेष रूप से आखिरी लाइन पे जोड़ दूंगा, वर्तमान को बचाना है, भविष्य को बचाना है, पर्यावरण के हर एक परिदृश्य को बचाना है। तो हर सूक्ष्म मुद्दे पर जब हम ध्यान नहीं देंगे तो ये धीरे धीरे जो हमारी संपत्ति है, पैसे नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, जो रेत बिखरी हुई है नदी में वो भी हमारी संपत्ति है। और हमारी नाक के नीचे से बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेत भी गायब कर रहे हैं। और यकीन मानिए एक दिन आपके पास सोना बहुत होगा, लेकिन जब आप नदी में रेत की तलाश में जाएंगे तो वहां आप ही के शहर से निकला हुआ कचरा पड़ा होगा। और उस दिन आप न जाने कितने आंसू रोएंगे रेत देखने के लिए। तब आपको अंदाजा होगा कि प्रकृति के जो छोटे छोटे अवयव हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आप दोनों जुड़े हमारे इस उमंग संवाद के कार्यक्रम से, इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से टीम हरितिमा के श्री संत थवाइत जी एवं रामपाल भैया, आप दोनों, आशा है आप दोनों का साथ मिला इस उमंग संवाद के मन से उठते रहेंगे और समाज के लिए निश्चित रूप से प्रेरणादायक होंगे। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं मित्रों। आप अधिक जानकारी के लिए मैं आप सबसे ये चाहूंगा कि आप श्री संत राम थवाइत जी के जो फेसबुक अकाउंट है उससे जुड़े, वो बहुत से टीम हरितिमा से जुड़े पोस्ट डालते रहते हैं। इसी प्रकार श्री रामपाल सिंह जी के भी फेसबुक अकाउंट से जुड़े, वहां पे आपको एक से बढ़ के एक पर्यावरण संरक्षण के नवाचार मिलेंगे। जैसा मैंने बहुत से ऐसे नायाब नगीने देखे हैं पर्यावरण संरक्षण के, जो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो सोच पाए कि कैसे बनाएंगे। जैसे कि बाइक से चलने वाला पानी ढोने का टैंक, पानी सहेजने के लिए कुएं तक पाइपलाइन का ले जाना, चिड़िया के खाने बनाने के लिए, चिड़ियों के लिए खाने के लिए विशेष रूप से प्लास्टिक के बर्तनों को काट के लटकाया जाना। ऐसे न जाने कितने अनगिनत आपको नवाचार मिलेंगे। तो इसलिए आप इन दोनों को जरूर फेसबुक पे फॉलो करें। और पुनः आप सबको धन्यवाद।